हेलो दोस्तों, रुद्र एक तलवार मास्टर के एक नए अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से अपडेट मिले। धन्यवाद। यदि किसी को पता चल जाए कि सेन वंश के चौथे गुरु ने मयूर संप्रदाय में ऐसी परेशानी खड़ी कर दी है, तो मयूर संप्रदाय की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी और उनका विकास रुक जाएगा। साथ ही सेन वंश को इससे लाभ होगा और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जबकि मयूर संप्रदाय की प्रतिष्ठा घटेगी। दोनों बड़े बुजुर्ग ऐसा होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। रुद्र और मलिक पहले ही सेन वंश में लौट चुके थे, लेकिन अभी केवल मलिक, राठौर सेन और सुमति ही जानते थे कि रुद्र ने क्या किया था। उन्होंने इस मामले पर चुप रहना ही उचित समझा, लेकिन फिर भी वे खुश थे। कौन जानता था कि अतुलनीय रूप से शक्तिशाली मयूर संप्रदाय पर उनका अपना बच्चा हावी हो जाएगा। रुद्र की सैन्य शक्ति और सफलता ऐसी चीज थी जिस पर उसके माता पिता दोनों को बहुत गर्व था। इसके बाद रुद्र कबीले के भीतर ही रहा और अक्सर बाहर नहीं निकला, बल्कि अपने दिन अपनी मां के पास बैठकर बातें करते हुए बिताने लगा। चूंकि बाघ शावक ने अभी भी दिव्य संसाधनों का अवशोषण पूरा नहीं किया था, इसलिए वह रुद्र के कमरे में ही उनके बिस्तर पर सोता रहा। बाघ का बच्चा और भी तेजी से बढ़ रहा था। रुद्र को बाघ शावक से एक ऐसी उपस्थिति का आभास हुआ जिसकी शक्ति द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर के स्तर की थी। जब तक ये प्रगति जारी रही, ये कुछ ही दिनों में श्रेणी 3 का जादुई जानवर बन जाएगा। रामगढ़ शहर में एक आलीशान सराय में लगभग 27 वर्ष की आयु का एक लाल वस्त्रधारी व्यक्ति मेज के पास बैठकर शराब पी रहा था और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। एक वेटर जादुई जानवर के मांस की भाप से भरी थाली लेकर आया और सिर झुकाकर उसे धीरे से मेज पर रखते हुए बोला, सम्माननीय ग्राहक, आपका भोजन आ गया है। क्या आपकी कोई और इच्छा है? जब बात लाल वस्त्र पहने इस युवक की आई तो सराय के सभी कर्मचारी उसके बारे में जान गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह युवक पहले ही 1 महीने तक सराय में उनके सबसे अच्छे कमरे में रह चुका था और सबसे अच्छा खाना खा चुका था। उसके पास बहुत पैसा था और वह बहुत अच्छा बोलता था। कभी कभी वह इनाम के रूप में सोने के सिक्के देते थे और पूरे महीने के बाद पूरे स्टाफ को काफी धनराशि मिल जाती थी जो पूरे साल के वेतन के बराबर होती थी। और इसलिए इस सराय में काम करने वाला हर एक कर्मचारी इस युवक को लगभग धन का देवता मानता था। उसके हाथ हिलाने से वेट्रेस पीछे हट गई, जिससे उसे अपने स्वादिष्ट भोजन को जोश के साथ खाने का मौका मिल गया। ऐसा क्यों है कि मैं रुद्र को नहीं ढूंढ पा रहा हूं? अपनी स्थिति और ताकत के कारण रामगढ़ शहर में उनकी अच्छी पहचान है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब मैंने चारों ओर पूछा तो किसी ने भी रुद्र का नाम पहले नहीं सुना था? क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्र उसका असली नाम नहीं है? युवक धीमी आवाज में खुद से बोला। वह रामगढ़ शहर में केवल 1 महीने से थे। भाड़े के सैनिकों की सभा समाप्त होने के बाद रुद्र ने उसे मगध साम्राज्य के रामगढ़ शहर में उसे खोजने के निर्देश दिए थे, लेकिन रामगढ़ शहर का कौन सा इलाका है यह उसे नहीं मालूम था। तो अब इंतजार करने का समय है। रुद्र को अब तक पवित्र भूमि से बाहर निकल जाना चाहिए था। यदि वह मर्सिनरी सिटी से आता है तो उसे यहाँ पहुंचने में कई महीने लगेंगे, यदि वह स्पेस गेट का उपयोग नहीं करता है। युवक ने एक आह भरी और फिर चुप हो गया और अपना खाना खाने लगा। उसी समय मगध साम्राज्य के गढ़ के भीतर 2 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति 2 श्रेणी 3 जादुई जानवरों के वाहन पर धीमी गति से सवार होकर आए और फिर उन्होंने चारों ओर मलबा देखा। दोनों पुरुषों में से एक की उम्र लगभग 40 वर्ष थी और उसके सिर पर बाल नहीं थे। उनका शरीर बहुत सुंदर था और मांसपेशियां उनमें भरी हुई थी। उनका रूप इतना स्पष्ट था कि इसे किसी व्यक्ति पर हमला माना जा सकता था। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की तुलना में कमजोर दिख रहा था और उसने सियान रंग का लबादा पहना हुआ था। उसके काले बाल कंधे पर लटके हुए थे और वह विद्वान जैसा दिख रहा था। उसकी दोनों आंखें भी तीखी चमक से चमक रही थीं। ऋत्विक, उस गढ़ पर एक नजर डालो। वह मगध साम्राज्य होना चाहिए। मजबूत दिखने वाले आदमी ने नष्ट हो चुके गढ़ की ओर इशारा किया। ये सुनकर ऋत्विक ने अपने स्पेस बैग से एक नक्शा निकाला और उसे देखा, फिर सिर हिलाया। ये सही है, नक्शे के अनुसार मगध साम्राज्य हमारे ठीक सामने है। ये देखकर कि गढ़ को इस तरह से नुकसान पहुंचा है, लगता है कि उनके बीच अभी युद्ध हुआ होगा। हवा में अभी भी खूनी बदबू है। उस हटे कट्टे आदमी ने आह भरते हुए कहा, आधे साल की यात्रा के बाद हम अंततः मगध साम्राज्य में पहुंच गए हैं। चलो इसकी परवाह न करें और आराम करने के लिए कोई शहर खोजें। मैंने बहुत समय से अच्छा मांस नहीं खाया है। खाने के बाद हम आराम से रामगढ़ शहर की ओर चल सकते हैं। डॉट 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 रामगढ़ शहर के बाहर अलग अलग आयु के 5 व्यक्ति आलीशान वस्त्र पहने रास्ते पर चल रहे थे। उनमें से प्रत्येक साधारण दिख रहा था, लेकिन उनके द्वारा उत्सर्जित आभा कुछ भी नहीं थी। यहाँ तक कि वे उसी सड़क पर यात्रा कर रहे व्यापारियों और भाड़े के सैनिकों को भी प्रभावित करते थे, जिससे लोग अवचेतन रूप से उनसे दूर चले जाते थे, मानो वे उनके करीब आने की हिम्मत ही नहीं रखते थे। दूर से ही रामगढ़ शहर की दीवारें दिखाई देने लगीं। गौतम के हाथ में शराब की एक बोतल थी, जिसे वह चलते चलते बड़े चाव से पी रहा था।
फिर वह अपने बगल में बैठे बुजुर्ग की ओर मुड़ा। वेदा, रामगढ़ शहर एक प्रथम श्रेणी का शहर है जिसका क्षेत्रफल भी उतना ही बड़ा है। हम इंपीरियल सलाहकार को कहाँ ढूंढेंगे? वेदा ने अपना सिर हिलाया। शाही रक्षक अपने निर्देशों में स्पष्ट नहीं थे। आइए हम इसके बाद क्या होता है ये देखने के लिए प्रतीक्षा करें। आह, क्या शाही रक्षक सचमुच मगध साम्राज्य से है? शाही रक्षक जैसा शक्तिशाली व्यक्ति मगध साम्राज्य में इतना अज्ञात क्यों है? ये बहुत ही अपमानजनक है, आरव ने प्रश्नवाचक स्वर में कहा। मुझे भी यह अजीब लगता है। शाही रक्षक की ताकत से पूरे मगध साम्राज्य को उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बजाय वह पूरी तरह से अज्ञात है। ये काफी अजीब है, ऋतिक बोला। वेदा ने दूसरों की ओर अप्रसन्न दृष्टि से देखा। बस बहुत हो गया। हम पहले से ही मुख्य सड़कों पर हैं। ऐसे विषय पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का प्रश्न बाद में आसानी से हल हो जाएगा। अचानक पीछे से जमीन पर टापों की आवाज सुनाई देने लगी, क्योंकि काले बख्तरबंद सैनिकों का एक बड़ा समूह अपने जादुई जानवरों जैसे सवारों पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जब वे उस क्षेत्र से गुजरे तो धुएं का एक गुबार जमीन से ऊपर उठ गया। हवा में बैनर लहराते देखे जा सकते थे, जिससे हर व्यापारी और भाड़े का सैनिक पीला पड़ गया। वह ब्लैक आर्मर्स है, जल्दी से रास्ते से हट जाओ, एक व्यापारी सदमे में चिल्लाया और फिर उसने अपनी गाड़ी को एक तरफ लगा दिया ताकि सेना आगे निकल जाए। फिर वे भ्रमित दृष्टि से सेना की ओर देखने लगे जो उनके पास से गुजर रही थी। ब्लैक आर्मर्स सबसे मजबूत ताकत है जो शाही परिवार की रक्षा करती है। वे कभी कभार ही बाहर आते हैं, तो आज ऐसा क्या हो गया कि उनकी पूरी फोर्स इतने उन्मत्त तरीके से एकत्र हो गई? क्या कुछ हुआ है? कई भाड़े के सैनिकों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसी समय आगे चल रहे 5 शाही सलाहकारों ने पीछे मुड़कर आक्रमणकारी ब्लैक आर्मर्स की ओर देखा। अरे, क्या वह मगध राज्य का राजा नहीं है? वह इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है? क्या वह हमें ढूंढ रहा है? गौतम आश्चर्य से बोला। ब्लैक आर्मर्स बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे थे और जल्दी ही इंपीरियल सलाहकारों के करीब आ गए। उस समय मगध साम्राज्य के राजा की रक्षा कर रहे काले कवच के नेता को तुरंत पता चल गया कि वे 5 लोग कौन थे। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया, रुको। तुरंत ब्लैक आर्मर्स ने अपना आक्रमण रोक दिया, जिससे राजा को अपने घोड़े से उतरने का समय मिल गया और वह तेजी से 5 शाही सलाहकारों के पास पहुंचा, एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ, और झुककर कहा, इसको तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम यहाँ सम्मानित शाही सलाहकारों से मिलेंगे। कितना संयोग है। जब अन्य ब्लैक आर्मर्स ने पहचाना कि ये विशेषज्ञ कौन थे, तो उन्होंने भी तुरंत अपना सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। महाराज, आप इतने जल्दी में हैं, क्या कुछ हुआ है? ऋतिक ने जिज्ञासा भरी नजर से कहा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्मानित शाही सलाहकारों के लिए यह अविश्वसनीय हो सकता है, लेकिन हमारे मगध साम्राज्य के भीतर एक असाधारण विशेषज्ञ है। इतनी कम उम्र होने के बावजूद वह पहले से ही एक स्वर्ग संत मास्टर बन गया है। अकेले ही वह स्वयं को क्षति पहुंचाए बिना 3 अन्य स्वर्गीय संत मास्टर्स को पराजित करने में सक्षम था। ये राजा भी इस उपलब्धि से आश्चर्यचकित है। ये सुनकर 5 शाही सलाहकारों ने आश्चर्य और विस्मय से एक दूसरे की ओर देखा। तभी वेदा बोला, महाराज, ये व्यक्ति कौन हो सकता है? वह सेन वंश के चौथे गुरु रुद्रसेन हैं। राजा ने कुछ भी नहीं छिपाया और एक चमकदार मुस्कान दी। वह मन ही मन जानता था कि रुद्रसेन की प्रतिभा को देखकर शांतिपुर राज्य के शाही सलाहकार भी उसे अपने मित्र बनाना चाहेंगे। रुद्रसेन की अपनी पुत्री से सगाई और शांतिपुर साम्राज्य के साथ संबंध के कारण मगध साम्राज्य को निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। ये बहुत संभव था कि रुद्रसेन दोनों राज्यों के बीच संबंधों को और भी अधिक ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम हो। सेन वंश के चौथे गुरु रुद्रसेन। 5 शाही सलाहकारों ने यह सुनिश्चित किया था कि वे उस नाम को याद रखें। तुरंत ही वे 5 राजा के साथ सेन वंश में जाने के लिए सहमत हो गए। इस अनुरोध के बावजूद राजा ने इनकार करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई और सीधे जवाब से सहमत हो गए। वह मन ही मन बहुत खुश था, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। इसके बाद 5 शाही सलाहकार और मगध साम्राज्य के राजा ने रामगढ़ शहर में प्रवेश किया और सड़कों से होते हुए अंततः सेन वंश के द्वार के बाहर रुके। ब्लैक आर्मर्स ने तुरंत क्षेत्र को घेर लिया और राजा की रक्षा के लिए पहरा दिया। यद्यपि 5 शाही सलाहकार यहां मौजूद थे, जिससे राजा को कोई नुकसान पहुंचना असंभव था, फिर भी ब्लैक आर्मर्स के पास काम बाकी था। राजा के ठीक बगल में खड़े ब्लैक आर्मर्स के कमांडर जेम्स अग्रवाल पत्थर की तरह खड़े होकर सेन कबीले की ओर देख रहे थे। उसके हृदय में सभी प्रकार की भावनाएं महसूस की जा सकती थीं। राजा द्वारा ये समाचार सुनाए जाने के बाद उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या महसूस होगा। सेन वंश को बहुत पहले ही पता चल गया था कि राजा आ रहे हैं, इसलिए कई उच्च पदस्थ सदस्य पहले से ही द्वार पर एकत्र हो गए थे। यहाँ तक कि चान्यांगबा और मलिक भी सबसे आगे खड़े थे और उनके पीछे कबीले के बुजुर्ग लोग थे। रुद्र और मौसियां बड़ों के ठीक पीछे थे। हम महामहिम का हमारे सेन परिवार में स्वागत करते हैं। महामहिम सचमुच हमारे कुल पर कृपा बरसाते हैं। कबीले के नेता राठौर सेन मुस्कुराए जबकि मलिक उनके पास खड़े रहे। राजा ने ब्लैक आर्मर्स के एक सैनिक से उपहार छीनकर राठौर सेन को सौंप दिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये राजा बहुत दिनों से रामगढ़ शहर नहीं आया है। चूंकि आज मेरे पास समय था, इसलिए मैंने वहां जाने का निर्णय लिया। मुझे आशा है कि यह राजा किसी भी चीज में बाधा नहीं डाल रहा है।
राठौर सेन ने राजा से कुछ शब्द कहे और फिर अपने पीछे खड़े 5 शाही सलाहकारों की ओर आश्चर्य से देखा। जल्दी से उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और बोले, इसने नहीं सोचा था कि सम्मानित शाही सलाहकार भी आएंगे। हमारे सेन कबीले ने खुद की उपेक्षा की है। कृपया कृपया अंदर आएं। पांचों शाही सलाहकारों के लिए राठौर सेन का चेहरा और भी अधिक विवेकपूर्ण हो गया तथा उसने अशिष्ट होने का साहस भी नहीं किया। मलिक ने 5 शाही सलाहकारों को भी प्रणाम किया और फिर कुछ विनम्र शब्द बोले। फिर उन्होंने उत्साहपूर्वक समूह को कबीले में आमंत्रित किया। यदि पांचों शाही सलाहकार सेन कबीले के भीतर अतिथि के रूप में रहें तो ये सेन कबीले के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। यहाँ तक कि सेन कबीले के रक्षक और बुजुर्ग भी उत्साहित और खुश हो गए जब उन्होंने शाही सलाहकारों को कबीले के परिसर में आते देखा। राठौर सेन और मलिक का उत्साह देखकर 5 शाही सलाहकार भी असभ्य नहीं दिखना चाहते थे। प्रसन्न मुस्कान के साथ उन्होंने विनम्र अभिवादन का उत्तर दिया तथा ऐसे शब्दों में बोले जो शाही महल में बोले गए शब्दों से भी अधिक विनम्र थे। इसके बाद राजा और उसके आसपास के अन्य ब्लैक आर्मर सैनिक 5 शाही सलाहकारों के पीछे पीछे द्वार तक चले गए। राजा ने कुछ जल्दबाजी में कहा, राठौर सेन, मैंने सुना है कि रुद्रसेन वापस आ गया है। वह कहाँ हो सकता है और यदि संभव हो तो क्या ये राजा उसे देख सकेगा? भले ही वह मेरा भावी दामाद है, फिर भी मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है। हा हा हा। राठौर सेन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी जा सकती थी, जबकि उनका दिल और भी चमक उठा जब उन्होंने बड़ों के पीछे से रुद्र की ओर देखा। रुद्र, आओ महामहिम का अभिवादन करो। शायद उन्हें ससुर कहना ज्यादा उचित होगा। मलिक अचानक मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनकर राजा एक क्षण के लिए चौंक गया, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि राठौर सेन के चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता भरी मुस्कान आ गई। दर्जन भर बुजुर्ग तेजी से उनके बीच से निकल गए, तभी सफेद वस्त्र पहने सुंदर रुद्र राजा की ओर झुकने के लिए आगे बढ़े। हल्की सी मुस्कान के साथ, न तो दासतापूर्ण और न ही दबंग आवाज में उन्होंने कहा, रुद्रसेन महामहिम को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। गंभीर भाव से रुद्र की ओर देखते हुए राजा ने रुद्र के छोटे बाल, उसके सुंदर रूप और चेहरे के उत्तम संतुलन पर ध्यान दिया, जिसके बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकता था। इन सब के साथ उसकी गोरी त्वचा भी थी जो उसके रूप के अनुकूल थी और जिसके कारण कई महिलाएं उससे ईर्ष्या करती थी। रुद्र वस्तुतः महिलाओं का चलता फिरता हत्यारा था। अपने सुंदर और दृढ़ चेहरे के कारण रुद्र स्पष्ट रूप से परिपक्व हो गया था और ऐसा व्यक्ति नहीं लग रहा था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। अच्छा, बहुत अच्छा। अपने भावी दामाद को देखकर राजा प्रसन्न हुए और केवल वे 3 शब्द बोले। एक राजा के रूप में उन्होंने कई लोगों को देखा था, लेकिन फिर भी वे बता सकते थे कि रुद्र कोई रोजमर्रा का चेहरा नहीं था। उनके बारे में सुनना और उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखना 2 अलग अलग बातें थीं। अब जब वह रुद्र से मिल चुका था तो उसके प्रति उसका मूल्यांकन तुरंत बढ़ गया था। वह सचमुच मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन है। राजा ने प्रशंसा से आह भरी। उनके बगल में राठौर सेन के चेहरे पर अपने बेटे के लिए गर्व भरी मुस्कान थी। जब 5 शाही सलाहकारों ने रुद्र को देखा तो वे चौंक गए। एक दूसरे को देखते हुए वे तुरंत आगे बढ़े और अपने हाथों को एक दूसरे से जोड़ते हुए बोले, हम शाही रक्षक को अपना सम्मान देते हैं। जब 5 ने कहा शाही रक्षक, राठौर सेन और मगध साम्राज्य के राजा दोनों के चेहरे तुरंत जम गए। वे हतप्रभ होकर देख रहे थे कि किस प्रकार 5 शाही सलाहकारों ने रुद्र का स्वागत किया और काफी देर तक बिना बोले वहीं खड़े रहे। सेन कबीले के सभी बुजुर्ग और रक्षक तथा राजा की रक्षा करने वाले ब्लैक आर्मर सैनिकों के चेहरों पर भी यही भाव थे। उनमें से प्रत्येक ने स्तब्ध दृष्टि से रुद्र का अभिवादन कर रहे 5 शाही सलाहकारों को देखा। शाही रक्षक, आखिर किस कारण से शक्तिशाली शांतिपूर्ण साम्राज्य के 5 शाही सलाहकार रुद्रसेन को शाही रक्षक कह रहे हैं? तीसरी मौसी रुचिका आश्चर्य से बोली। उसके दिल में सदमा पूरी तरह से छा गया था। रुद्र ने वेदा और अन्य लोगों की ओर देखते हुए मुस्कुराया, मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग मुझे इतनी जल्दी ढूंढ पाओगे। आरव ने हल्की सी मुस्कान बिखेरने से पहले चारों ओर देखा। सम्माननीय शाही रक्षक, मुझे आशा है कि हमने आपके लिए कोई परेशानी पैदा नहीं की। रुद्र ने हल्की सांस छोड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, राठौर सेन की आवाज सुनाई दी। रुद्र, आखिर क्या हो रहा है? राठौर सेन की आवाज कांप रही थी क्योंकि वह अपने शब्दों में छिपी उलझन को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। सभी ने रुद्रसेन को शाही रक्षक के रूप में संदर्भित सुना था, लेकिन उनमें से कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। 5 शाही सलाहकारों ने अप्रत्याशित रूप से अपने ही बेटे को शाही संरक्षक घोषित कर दिया था। क्या इसका अर्थ ये हो सकता है कि शांतिपूर्ण साम्राज्य, विशेष रूप से 5 शाही सलाहकारों द्वारा मगध साम्राज्य को सहायता प्रदान करने के लिए अनगिनत किलोमीटर की यात्रा करने का कारण उनका अपना पुत्र रुद्रसेन था? उस समय मलिक और राजा को होश आया और वे आश्चर्य से रुद्र की ओर देखने लगे तथा उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। रुद्र कुछ देर के लिए झिझका और फिर बोला, पिताजी, हमें इस बारे में हॉल में बात करनी चाहिए। राठौर सेन भी सदमे से बाहर आ गए और उन्होंने अपने दिल की धड़कनों को दबा दिया। वह जल्दी से बोला, हाँ हाँ, चलो हॉल में चलते हैं। महामहिम, सम्मानित शाही सलाहकार, कृपया मेरे पीछे अंदर आइए। बोलने के बाद सेन वंश के उच्च अधिकारी, मगध साम्राज्य के राजा और 5 शाही सलाहकार सभी हॉल में चले गए। रुद्र की मां और उसकी 3 मौसियों को मूलतः इस चर्चा में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि अब जब रुद्र और शांतिपूर्ण साम्राज्य के बीच संबंध का पता चल चुका था, तो उन्होंने बातचीत में शामिल होने का साहस जुटाया।
क्योंकि वहां सभी के लिए पर्याप्त कुर्सियां नहीं थी, इसलिए सेन वंश के बुजुर्गों ने सबसे पहले अपनी सीटें छोड़ दी। किनारे खड़े बुजुर्ग एक शब्द भी नहीं बोले, बल्कि वे आश्चर्य से रुद्र को देखने लगे। वे मन ही मन ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि उन्होंने अभी क्या सुना था। 5 शाही सलाहकारों ने अप्रत्याशित रूप से चौथे गुरु रुद्रसेन को अपना शाही रक्षक कहा था। वे इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसी घटना घटी है। ये देखकर कि बुजुर्ग लोग बैठने से इनकार कर रहे हैं और किनारे खड़े हैं, रुद्र ने अपनी मां को कुर्सी पर बैठाया और उनके बगल वाली सीट पर बैठ गया। रुद्र, यह क्या हो रहा है? क्या आप सचमुच शांतिपुर साम्राज्य के शाही रक्षक हैं? जैसे ही वह बैठे, राठौर सेन ने तुरंत वह प्रश्न बोल दिया जो उनके मुंह से निकलने को बेताब था। ये सही है पिताजी, मुझे शांतिपुर साम्राज्य के शाही रक्षक होने का दर्जा प्राप्त है, रुद्र ने ईमानदारी से कहा। अब जबकि सच्चाई सामने आ चुकी थी, रुद्र को तथ्यों को छिपाने की कोई जरूरत नहीं दिखी। राठौर सेन का शरीर कांपने लगा और उनका चेहरा भावनाओं से तमतमा उठा। उसने अपना सिर 5 शाही सलाहकारों की ओर घुमाया, मानो पुष्टि की तलाश में हो। रुद्र की बात सुनकर परिसर के हॉल में मौजूद अन्य लोग तुरंत चुप हो गए। वे विचारों में खो गए और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। बुजुर्ग और मलिक विशेष रूप से प्रभावित हुए क्योंकि उनके दिलों में सदमा दौड़ गया। शांतिपुर साम्राज्य का रहस्यमय शाही रक्षक वास्तव में उनका अपना कबीला सदस्य था। शांतिपुर साम्राज्य के 5 शाही सलाहकारों ने मुस्कुराकर रुद्र की बातों को सत्यापित करने के लिए सिर हिलाया। पूरे समूह में मगध राज्य का राजा सबसे अधिक आश्चर्यचकित और अविश्वासी था। पहले तो शांतिपुर साम्राज्य के शाही रक्षक की पहचान उनके लिए एक रहस्य थी। इससे उन्हें यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि मगध और शांतिपुर साम्राज्य के बीच वास्तविक संबंध क्या था और क्या उनके साथ संबंधों को वृक्ष की तरह ऊंचा उठाना संभव था। ऐसी बात के बारे में सोचने के लिए उसने अपना दिमाग खपा दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि परिणाम इतना नाटकीय होगा। इतना प्रयास करने के बाद जिस शाही रक्षक को वह अपने पक्ष में करना चाहता था, वह वास्तव में उसका अपना दामाद था। इस परिणाम से मगध राज्य के राजा को समझ में नहीं आया कि वह हंसे या रोए। प्रिय दामाद जी, आपने अपने पूरे परिवार को आश्चर्यचकित कर दिया है। राजा ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला दी, लेकिन ये जानकर कि रुद्र ही शाही रक्षक हैं, वह बेहद खुश हुए। वह भी उससे अलग लहजे में बात करने लगा। मलिक ने रुद्र से कृतज्ञतापूर्वक बात करने से पहले एक आह भरी, चौथे गुरु, इसको पता ही नहीं था कि आपका इतना महत्वपूर्ण दर्जा है। हमारा सेन वंश निश्चित रूप से आपकी वजह से उज्जवल होगा। अब जब रुद्र की पहचान सेन वंश के सभी उच्च वर्ग के सामने प्रकट हो चुकी थी, तो सभी ने रुद्र को एक नई दृष्टि से देखा। शांतिपुर साम्राज्य का शाही रक्षक होना मगध साम्राज्य जैसे छोटे राज्य के राजा को पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त था। ऐसी जानकारी पाकर सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे। अब जब 5 शाही सलाहकारों को शाही रक्षक की असली पहचान पता चल गई थी, तो उन्होंने सेन कबीले के साथ पहले की तरह विनम्रता से पेश आना शुरू कर दिया। उन 5 का व्यवहार ऐसा था कि पूरा सेन कबीला सम्मानित महसूस करता था, जिससे कबीले के सदस्यों के चेहरे खिल उठते थे, जो उनकी भावनाओं का सूचक था। रुद्र से अपने संबंध के कारण सेन कबीले ने तुरंत ड्रैगन के द्वार को पार कर लिया और शक्तिशाली ड्रैगन में परिवर्तित हो गए। मगध साम्राज्य का राजा अब उपस्थित लोगों में शक्ति की दृष्टि से सबसे निम्न श्रेणी का समूह था। हालांकि राजा ने रैंकिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय बहुत खुश था। वह कसम खा सकता था कि अपने पूरे जीवन में वह कभी इतना खुश नहीं हुआ था जितना कि अब है। भोज तैयार होने से पहले सभी लोग कुछ देर तक बोलते रहे। इसके बाद राठौर सेन ने सभी को स्वादिष्ट भोजन के लिए आमंत्रित किया। रुद्र, अब अपने पिता का अनुसरण करो। जैसे ही वे बाहर निकले, राठौर सेन ने रुद्र के हाथ खींचने शुरू कर दिए। रुद्र को महसूस हुआ कि उसके पिता के हाथ कांप रहे थे। विशाल हॉल में भोज की तैयारी हो जाने के बाद सबसे प्रतिष्ठित नौकरानियां एकत्रित हुईं और मेजों के चारों ओर कई सीटें तैयार करने लगीं। शांतिपुर साम्राज्य के 5 शाही सलाहकार, मगध साम्राज्य के राजा, सेन वंश के नेता मलिक, रुद्र और उनकी मां सुमति सभी एक ही मेज पर बैठे थे। ये व्यवस्था सेन वंश के उच्च पदस्थ बुजुर्गों के बीच विचार विमर्श के बाद बनाई गई थी। यद्यपि राठौर सेन और सुमति पदानुक्रम में शीर्ष पर नहीं थे, लेकिन अपने उत्कृष्ट पुत्र के कारण अब उनका दर्जा ऊंचा हो जाने से वे उतनी ही शक्ति रखने में सक्षम थे। जहां तक मलिक का सवाल है, सेन वंश के गृह पालक होने के बावजूद वंश में उनका विशेष दर्जा था। वह कुल के उच्च पदस्थ बुजुर्गों के साथ इस भोज में बैठने का पुनर्तः हकदार था। अरे, ऐसा लगता है कि रुद्र ने ऐसी आपदा से लाभ उठाया है। जब 6 साल पहले 15 साल की उम्र में उसे घर से निकाल दिया गया था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र इतनी तेजी से और इतनी अविश्वसनीय मात्रा में बड़ा हो जाएगा। राठौर सेन ने मेज पर प्रशंसा से आह भरी। बिल्कुल सही, मेरा दामाद काफी प्रतिभाशाली है, ऐसी प्रतिभा जो पहले कभी नहीं देखी गई, राजा ने कहा। उन दोनों की बातें सुनकर 5 शाही सलाहकार आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। यद्यपि रुद्र युवा था, फिर भी उन सभी ने सोचा था कि रुद्र की वास्तविक आयु उसके दिखावे से कम अधिक थी। आखिरकार किसी व्यक्ति का रूप उसकी उम्र निर्धारित करने का सही तरीका नहीं था। राठौर सेन की बात सुनने के बाद उन 5 को एहसास हुआ कि रुद्र वास्तव में उनकी सोच से कहीं अधिक छोटा था। वह केवल 21 वर्ष का था। 21 वर्ष की आयु में स्वर्ग संत गुरु, ऐसा विचार आते ही वेदा का हृदय सदमे से भर गया।
शुरू में उन्होंने अनुमान लगाया था कि रुद्र की उम्र अधिकतम 50 वर्ष और न्यूनतम 30 वर्ष होगी। अब जब उन्हें रुद्र की असली उम्र का पता चल गया तो वे सदमे से पूरी तरह खामोश हो गए। 21 वर्ष की आयु में स्वर्गीय संत मास्टर बनना कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। फीनिक्स महाद्वीप के संपूर्ण इतिहास में अंतिम उत्कृष्ट प्रतिभावान व्यक्ति कम से कम 30 वर्ष का था जब वह स्वर्ग संत मास्टर बना था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि वही प्रतिभाशाली व्यक्ति बाद में एक संत राजा बन गया। पांचों शाही सलाहकारों ने अपने मन में संकल्प लिए। वे शांतिपूर्ण साम्राज्य के इतिहास में सबसे युवा शाही संरक्षक को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके साथ गहरी मित्रता स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अपने दिल में वे जानते थे कि यह युवा शाही रक्षक कम से कम एक ऐसी इकाई बनेगा जो संत राजा के दायरे में कदम रखेगा। दावत खत्म होने के बाद भी कोई नहीं गया। इसके बजाय वे सेन कबीले के विशाल हॉल में वापस एकत्र हुए, जहां उन्होंने एक बार फिर बातचीत शुरू की। रात के समय ही पूरा समूह अलग हो गया। मगध साम्राज्य के राजा ने एकांत में राठौर सेन और सुमति से पूछा, मेरे प्यारे रिश्तेदारों, अब जब युद्ध समाप्त हो गया है तो इस राजा के पास अभी भी बहुत सारे काम हैं। इसलिए मुझे कल सुबह विदा लेनी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ महल का दौरा करने और मेरी बेटी और रुद्रसेन की सगाई के बारे में चर्चा करने में सक्षम होंगे। अब चूंकि वे दोनों बड़े हो गए हैं, इसलिए विवाह को संभालने का समय आ गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल महाराज, कृपया चिंता न करें। जैसे ही सेन वंश शांत हो जाएगा, मैं तुरंत रुद्र को महल में ले आऊंगा। मुझे आशा है कि इससे महाराज को कोई परेशानी नहीं होगी। राठौर सेन हंसे। यद्यपि उनके बेटे की पहचान काफी अलग थी, फिर भी राठौर सेन ने इस तरह के विवाह को मंजूरी दी। एक कारण तो यह था कि वह राजा को आश्वस्त करना चाहता था और दूसरा कारण यह था कि वह राजकुमारी से सहमत था। राठौर सेन ने राजकुमारी को पहले भी देखा था और वह उसकी प्रशंसा ही कर सकता था। राजकुमारी सचमुच एक उत्कृष्ट युवती थी। हा, ये कैसी बात है। ये राजा तुम्हारा स्वागत करके प्रसन्न होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। राजा जोर से हंसने लगा। इसके साथ ही खुशी का माहौल ठंडा पड़ गया और वह अपना गला साफ करके चला गया। राजा के चले जाने के बाद राठौर सेन और सुमति रुद्र के कमरे में गए तो उन्होंने पाया कि 5 शाही सलाहकार पहले से ही रुद्र के कमरे में मौजूद थे। राठौर सेन और उनकी पत्नी ने रुद्र की ओर मुड़ने से पहले शाही सलाहकारों को बधाई के कुछ शब्द कहे। रुद्र, आज रात आराम करो, कल सुबह हम शाही महल के लिए रवाना होंगे। हाँ पिताजी, रुद्र ने उत्तर दिया। यह उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था, क्योंकि शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही रक्षक के रूप में उनकी पहचान उजागर हो चुकी थी। यह असामान्य बात होगी यदि मगध साम्राज्य के राजा ने सेन वंश को यथाशीघ्र अपने प्रभाव में लाने का प्रयास न किया हो। अपनी स्वयं की पहचान के बारे में सोचने के बाद रुद्र को पता था कि शांतिपूर्ण साम्राज्य की बदौलत मगध साम्राज्य निश्चित रूप से शक्तिशाली होगा। चाहे जो भी हो, मगध साम्राज्य उनकी मातृभूमि थी और जहां चानयांग कबीले ने अपनी जड़ें जमाई थीं। सेन वंश के बच्चे के रूप में ये कुछ ऐसा था जो उन्हें करना चाहिए था। राठौर सेन और सुमति रुद्र से कुछ और बात करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने 5 शाही सलाहकारों को देखा तो उनके पास वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। राठौर सेन और सुमति के चले जाने के बाद रुद्र ने गहरी सांस ली और फिर वापस बैठ गया। कल सुबह मैं शाही महल में वापस आ जाऊंगा। तुम पांचों को कुछ दिन यहीं रहना चाहिए। हाँ आदरणीय शाही रक्षक, वेदा ने जवाब दिया। रुद्र को पता नहीं था कि वेदा का उसके प्रति व्यवहार पहले से भी अधिक सम्मानजनक हो गया था। यदि उसकी भयानक क्षमता को छोड़ दिया जाए तो भी रुद्र अभी भी अपनी शक्ति से उन पांचों से अकेले ही लड़ने में सक्षम है। जैसे ही पांचों सम्राट चले गए, बाहर इंतजार कर रही एक दासी कमरे में आई। चौथे स्वामी, चौथी महिला और कबीले के नेता आपसे हॉल में बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ, आप जा सकते हैं, रुद्र ने उत्तर दिया। जैसी आपकी इच्छा। नौकरानी पीछे हट गई। अपने बिस्तर की ओर बढ़ते हुए रुद्र ने अपने तकिए पर शांति से सो रहे सफेद बाघ शावक को एक क्षण तक देखा, फिर अपने माता पिता से बात करने के लिए अपने कमरे से बाहर चला गया। बाहर रात हो चुकी थी, लेकिन सेन कबीले में अभी भी आग जल रही थी और काले बख्तरबंद सैनिक कबीले के परिसर के चारों ओर ठंडी निगाहों से गश्त करते देखे जा सकते थे। न केवल सेन कबीले के नियमित प्रहरी पहरा दे रहे थे, बल्कि ब्लैक आर्मर्स भी थे जो राजा की सुरक्षा के प्रभारी थे। जब रुद्र ने हॉल में प्रवेश किया तो उसे दिन के समय होने वाली गतिविधियों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। हॉल में केवल 3 लोग थे। उनमें से 2 व्यक्ति उसके माता पिता थे, जबकि तीसरा व्यक्ति काले रंग का कवच पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उन्होंने सुमति और राठौर सेन के सामने बैठे इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पहचान लिया। यह उनके चाचा थे, जेम्स अग्रवाल। रुद्र, आओ अपने चाचा को नमस्कार करो, सुमति ने रुद्र से कहा। जेम्स अग्रवाल प्रसन्न भाव से रुद्र की ओर देखने लगा। रुद्र तेजी से आगे बढ़ा और जवाब दिया, नमस्ते अंकल। जेम्स अग्रवाल एक चमकदार मुस्कान के साथ अपने स्टूल से उठे। हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप हमारे अग्रवाल वंश का गौरव हैं। ये कहते हुए जेम्स अग्रवाल रुद्र की ओर बढ़े और तेजी से रुद्र की छाती पर बिजली की तरह प्रहार किया। पवन ने संत की मुट्ठी में एकत्रित बल को उसकी मुट्ठी के बल से एक मजबूत आंधी की तरह विस्फोट करने से पहले इकट्ठा कर लिया। जेम्स अग्रवाल की हड़ताल बिना किसी पूर्वाभास के अचानक हुई थी। पृथ्वी संत मास्टर के रूप में उनकी ताकत के साथ, यहां तक कि राठौर सेन ने भी हमले को आते नहीं देखा था।
रुद्र के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने दुनिया की सारी ऊर्जा तुरंत अपनी हथेली में समेटनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने जेम्स अग्रवाल के हमले का अपनी हथेली के एक शानदार झटके से सीधा सामना किया। जब दोनों पक्ष आपस में टकराए तो संपर्क से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से ऊर्जा पर उत्कृष्ट नियंत्रण के कारण कोई भी ऊर्जा शॉकवेव बाहर की ओर विस्फोटित नहीं हुई। डैंग डैंग डैंग। मुट्ठी और हथेली के संपर्क के बाद जेम्स अग्रवाल के पैरों को कई कदम पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वह खुद को स्थिर करने का प्रयास कर रहे थे। चेहरे पर एक और मुस्कान लाते हुए उन्होंने कहा, रुद्र सेन, तुम सचमुच विश्व की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हो। आपने सचमुच स्वर्गीय संत गुरुओं के दायरे में कदम रख दिया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही रक्षक हैं। भाई, क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? सुमति ने चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लाते हुए कहा। उनके अपने बेटे ने इतनी ऊंची उपलब्धि हासिल की जिससे उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। मुझे विश्वास है, मुझे अब निश्चित रूप से विश्वास है। हा हा हा। जेम्स अग्रवाल खुशी से हंस पड़े। उसकी आंखों में पानी की एक छोटी सी परत चमक उठी जो जितनी तेजी से दिखाई दी थी उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई, अर्थात किसी ने उसे नहीं देखा। राठौर सेन अपनी कुर्सी से उठे और मुस्कुराते हुए बोले, जेम्स अग्रवाल, आप और आपकी बहन 6 साल से नहीं मिले हैं, तो आप दोनों अभी बातचीत क्यों नहीं करते? मुझे कई कामों का प्रबंध करना है, इसलिए रुद्र, तुम अपने चाचा और माँ के साथ यहाँ क्यों नहीं बैठते? राठौर सेन ने जाने से पहले बात की। बहुत जल्दी जेम्स अग्रवाल ने खुद को शांत किया और अपने भतीजे को एक जटिल नज़र से देखा। एक 21 वर्षीय स्वर्गीय संत मास्टर, कितना अविश्वसनीय। कौन जानता था कि हमारे अग्रवाल वंश के नाश के बाद भी ऐसा उत्कृष्ट बालक प्रकट होगा। जेम्स अग्रवाल ने आह भरी और उनका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। रुद्र की ओर देखते हुए उसके अगले शब्द और भी गंभीर थे। रुद्र सेन, तुम्हारे चाचा जानते हैं कि तुम पहले से अलग हो, और तुम्हारे चाचा चाहते हैं कि तुम याद रखो, न केवल तुम्हारी रगों में सेन वंश का खून है, बल्कि तुम्हारे अंदर हमारे अग्रवाल वंश का खून भी है। हमारे अग्रवाल परिवार की सारी शिकायतें आपके पास हैं। सुमति की भौहें सिकुड़ गईं जैसे ही उसने जेम्स अग्रवाल को एक आलोचनात्मक नज़र से देखा और असंतोष से बोली, भाई, रुद्र अभी भी बहुत छोटा है। अब आपको ऐसे मामलों पर क्यों बोलना चाहिए? रुद्र अभी बाहरी दुनिया की कड़वी दुनिया से लौटा है और अंततः घर वापस आ गया है। अब तुम्हें रुद्र पर और अधिक चिंताएं थोपने की जरूरत नहीं है। माँ, चाचा सही कह रहे हैं। मैं न केवल सेन वंश की संतान हूँ, बल्कि अग्रवाल वंश की भी संतान हूँ। जब तक मुझ में पर्याप्त शक्ति है तब तक प्रतीक्षा करो, मैं अग्रवाल वंश का बदला अवश्य लूंगा। रुद्र ने गंभीर भाव से उत्तर दिया। रुद्र, आपको अभी ये तय करने की जरूरत नहीं है कि हमारे अग्रवाल वंश के लिए क्या करना है, इसे बाद के लिए इंतजार करें। सुमति ने चिंता से कहा। यद्यपि उसका पुत्र शांतिपूर्ण साम्राज्य का शाही रक्षक था, फिर भी अग्रवाल वंश के शत्रु कमजोर नहीं थे, तथा आज भी उनकी पहचान अस्पष्ट है। यदि अग्रवाल वंश का कुलपिता एक संत शासक था और फिर भी वह इस मामले को हल नहीं कर सका, तो उसका अपना पुत्र कैसे कर पाएगा? कम से कम अभी तो यह संभव था। रुद्र सेन, अपनी माँ की बात सुनो। आपको केवल अपने दुश्मनों को याद रखने की जरूरत है, बदला बाद में लिया जा सकता है। हमें नहीं पता कि दुश्मन कौन है, शायद हमारे पूर्वजों को भी उनके बारे में थोड़ा ही पता था। जेम्स अग्रवाल धीमी आवाज में बोले, लेकिन जब वे अतीत के बारे में बात कर रहे थे तो उनके चेहरे पर पीड़ा का भाव था। जेम्स अग्रवाल ने खुद को शांत किया और आगे कहा, भले ही हमारे अग्रवाल कबीले में 4 स्वर्गीय संत मास्टर थे, वे सभी गिर गए। यहाँ तक कि हमारे संत शासक कुलपति की वर्तमान स्थिति भी अज्ञात है। ये पता लगाना कि वह जीवित है या नहीं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि अगर कुलपति अभी भी जीवित हैं तो वे कहाँ हैं। सुमति ने चिंता से कहा। एक संत शासक आसानी से नहीं मरेगा। रुद्र सेन की प्रतिभा को देखते हुए मेरा मानना है कि वह भी जल्द ही इसी क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। इससे कुलपिता की तलाश आसान हो जाएगी। जेम्स अग्रवाल ने रुद्र की ओर देखा। रुद्र सेन, मुझे आशा है कि आप ध्यान देंगे और हमारे अग्रवाल वंश के कुलपिता के बारे में समाचार सुनेंगे। हाँ, मैं करूंगा। रुद्र ने सिर हिलाया। इसके बाद ज्यादा समय बीतने से पहले ही रुद्र, उसकी माँ और उसके चाचा हॉल में बातचीत करने लगे। वहां मौजूद तीनों लोग अलग अलग रास्ते पर चले गए और आराम करने के लिए अपने कमरों में लौट गए। रात जल्दी ही बीत गई। अगली सुबह रुद्र बाघ के बच्चे को हाथ में लेकर बाहर निकला। सबके साथ नाश्ता करने के बाद वह राठौर सेन, सुमति, राजा और उनके काले कवच के साथ सेन वंश से चले गए। 5 शाही सलाहकार सेन वंश में ही रह गए और उनका गर्मजोशी से आतिथ्य सत्कार किया गया। रुद्र ने उन्हें कबीले के परिसर में ही रहने के लिए जो कारण बताया वह स्वार्थपूर्ण था। वह चाहता था कि शाही सलाहकारों को अपने साथ रखने से उसके कबीले को कुछ प्रतिष्ठा मिले। कई घंटों की यात्रा के बाद अंततः सभी लोग रात तक शाही महल में वापस पहुंच गए। राजा रुद्र और उसके माता पिता को अपने निजी महल के कमरे में ले आए, जहां उन्होंने विश्राम किया। वहां पर कई नौकरानियां उनकी सेवा में लगी रहीं और फिर वे जल्दी से वहां से चली गईं। राजा के जाने के कुछ ही समय बाद 20 वर्ष से अधिक आयु का एक युवक और एक बुजुर्ग व्यक्ति एक भव्य स्वागत कक्ष में आपस में चर्चा करते हुए देखे गए। इस समय एक अधेड़ उम्र का आदमी दौड़ता हुआ आया और युवक और बुजुर्ग के सामने घुटने टेकते हुए बोला, दूसरे राजकुमार और प्रो में मंत्री रितेश के लिए एक रिपोर्ट।
मगध साम्राज्य के राजा महल में वापस आ गए हैं और अपने साथ 3 असामान्य स्थिति वाले लोगों को भी लाए हैं। ये सुनकर प्रधानमंत्री ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या आप सुन पाए कि ये 3 लोग कौन हैं? प्रधानमंत्री जी, यह विनम्र सेवक इसे स्पष्ट रूप से सुन पाया। ये तीनों सेन वंश से हैं। मगध साम्राज्य के भीतर उनके पास निर्णायक शक्ति है। आदमी बोला। प्रधानमंत्री की आंखों में चमक देखी जा सकती थी जब उन्होंने कहा, आप जा सकते हैं। उनकी हर गतिविधि पर ध्यान देना सुनिश्चित करें। हाँ प्रधानमंत्री जी। वह आदमी तुरंत कमरे से बाहर चला गया। प्रधानमंत्री ने विचार में डूबते हुए कहा, सेन वंश, तो वे उसी वंश से हैं। मैंने सुना है कि कुछ वर्ष पहले मगध राज्य के राजा ने अपनी बेटी की सगाई सेन वंश के चौथे गुरु रुद्रसेन से कर दी थी। कल राजा ने हमारे दोनों राज्यों के बीच विवाह से इनकार कर दिया था और आज वह सेन वंश को शाही महल में ले आए हैं। हाँ, इसका मतलब तो कहने की भी जरूरत नहीं है। दूसरे राजकुमार की आंखों में खतरनाक चमक थी और वह धीरे धीरे चाय का प्याला पी रहा था। वह न तो शांत और न ही क्रोधित स्वर में बोला, ये राजा बुरे और अच्छे में अंतर करना नहीं जानता। हमारे तेजपुर राज्य ने पहले ही हमारे दोनों राज्यों के बीच एक एकीकरण की पेशकश की है, लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के बजाय उसने सार्वजनिक रूप से हमारा अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने हंसते हुए कहा, अपना गुस्सा शांत करो दूसरे राजकुमार। यह विवाह एक ऐसा कार्य था जिसे महामहिम ने मुझे पूरा करने का आदेश दिया था। ये बूढ़ा नौकर अवश्य ही इसकी व्यवस्था कर देगा। शांतिपुरमा और मगध साम्राज्य के बीच संबंध निश्चित रूप से उतने घनिष्ठ नहीं है जितना हमने शुरू में सोचा था। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर दूसरे राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब तो मैं आपकी मदद के लिए प्रधानमंत्री को परेशान करूंगा। प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से अपनी दाढ़ी को सहलाया और दूसरे राजकुमार की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या दूसरा राजकुमार राजकुमारी के मोह में पड़ गया है? दूसरे राजकुमार ने अपना सिर हिलाया। उसकी प्रतिष्ठा उससे पहले आती है। राजकुमारी वास्तव में एक उत्कृष्ट व्यक्ति है। न केवल उसकी साधना प्रतिभा मेरी तरह मजबूत है, बल्कि वह अत्यधिक सुंदर भी है। वह अपने आसपास की महिलाओं से काफी अलग है। घास के ढेर में सुई की तरह वह मानव दुनिया में आई एक परी की तरह सुंदर और सुरुचिपूर्ण है। प्रधानमंत्री मुस्कुराए। उसकी वृद्ध आंखें देख रही थीं कि राजकुमारी के कारण दूसरा राजकुमार कितना भावुक हो गया था। उसी समय महल के लाल रेशमी कमरे में एक काले बालों वाली युवती अपने ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। वह अपने लंबे बालों में कंघी करते हुए अपनी दोनों भुजाओं को मशीन की तरह चला रही थी। उसकी पतली सफेद उंगलियों ने लकड़ी की कंघी पकड़ी हुई थी और वह सुंदरता और स्वाभाविकता से कंघी कर रही थी। उसने काले और सफेद रंग का चियोंगसम पहना था जो उसकी सुंदरता में पवित्रता का भाव जोड़ रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी मानो उनमें किसी भी पुरुष को मोहित करने की क्षमता छिपी हो। आध्या, क्या तुम्हारे पिता अंदर आ सकते हैं? उसके दरवाजे के बाहर एक आदमी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। पिताजी, आप अंदर आ सकते हैं, बैठी हुई महिला धीरे से बोली। दरवाजा खुला और मगध साम्राज्य का राजा कमरे में आया। जब उसने अपनी बेटी को बालों में कंघी करते देखा तो उसके होठों से एक हल्की सी आह निकली। आध्या, तुम्हारे पिता तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता भी एक राज्य के शासक हैं, यानी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां मैं भी स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता। पिताजी, आपकी बेटी समझती है। जिस दिन से मैं राजघराने में पैदा हुई, आपकी बेटी ने अपना जीवन जीने की क्षमता खो दी। बेटी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। आध्या, प्लीज इतना दुखी मत हो। तुम्हारे पापा तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। आपके पिता ये कैसे सहन कर सकते थे कि आप दुख महसूस करें? आध्या बहुत ही उत्कृष्ट है, इसलिए आपके पिता के मन में केवल एक ही व्यक्ति है जो आपके लिए उपयुक्त है। आध्या, जल्दी से कपड़े पहन लो। हमें आपके भावी पति सेन वंश के रुद्रसेन से मिलने जाना चाहिए। रुद्रसेन, क्या ये तेजपुर राज्य का राजकुमार नहीं है? लड़की ने असमंजस में पूछा। तेजपुर साम्राज्य, राजा ने धीमी आवाज में कहा और उसकी आंखों में तिरस्कार भरा भाव था। तेजपुर राज्य का राजकुमार मेरी आराध्या के लिए कैसे उपयुक्त हो सकता है? आध्या, तुम्हें शायद ये बात पता न हो, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि तुम्हें ये बताने का समय आ गया है। राजा ने एक क्षण के लिए बोलना बंद कर दिया और आध्या के करीब आ गया। उसने तांबे के दर्पण की ओर देखा जिसमें उसकी बेटी की सुंदरता प्रतिबिंबित हो रही थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आध्या, जब तुम पिछले दिनों पवित्र प्रकाश अकादमी में रह रही थी, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी मुलाकात रुद्रसेन से हुई होगी। कुछ वर्षों के बाद रुद्रसेन अब अनेक उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने आपके पिता की अपेक्षाओं से कहीं अधिक उपलब्धि हासिल की है। क्या आप जानते हैं, रुद्रसेन 21 वर्ष के हैं, लेकिन वह पहले ही स्वर्ग संत मास्टर बन चुके हैं। इसके अलावा वह अकेले ही मयूर संप्रदाय के 3 स्वर्गीय संत गुरुओं को पराजित करने में सक्षम था। आध्या की आंखों में कुछ चमक लौट आई, लेकिन उसके चेहरे पर सदमे का भाव दिखाई देने लगा। उसने सोचा कि कैसे एक 21 वर्षीय युवक स्वर्ग का संत गुरु हो सकता है। इसके बाद राजा ने अपने ही शब्दों को आगे बढ़ाते हुए कहा, बस इतना ही नहीं, आध्या, क्या तुम जानती हो कि शांतिपुरमा साम्राज्य के शाही सलाहकार अचानक हमारे मगध साम्राज्य की सहायता के लिए क्यों आए? आध्या ने असमंजस में पड़कर अपना सिर हिलाया। ये पूरी तरह से रुद्रसेन के कारण था, क्योंकि वह शांतिपुरमा साम्राज्य के शाही रक्षक भी हैं। शांतिपुरमा साम्राज्य के उन 5 शाही सलाहकारों ने हमारे मगध साम्राज्य की मदद करने के लिए रुद्रसेन की आज्ञा का पालन किया।
जब वह बोल रहे थे तो मगध साम्राज्य के राजा अपनी आवाज में उत्साह प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि वह स्वयं भी उत्साहित हो रहे थे। इस सूचना से आध्या को बहुत बड़ा झटका लगा। जैसे ही उसने शब्दों को पचाया, आध्या की आंखें चौड़ी होने लगीं और उसके चेहरे जैसे लाल होंठ अविश्वास में आकार में नीचे गिर गए। काफी देर बाद आध्या को होश आया और वह आश्चर्य से राजा की ओर देखने लगी। अपने हाथों के पीछे अपना मुंह छिपाते हुए उसने पूछा, कैसे? वह कैसे संभव है? पिताजी, क्या आप अपनी बेटी को धोखा दे रहे हैं? राजा हंसे। आध्या, क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ ऐसा छल करेंगे? आध्या, अब तुम्हारे तैयार होने का समय हो गया है। कुछ ही देर में मैं रुद्रसेन से मिलूंगा। सेन कबीला इस समय एक ऐसा कबीला है जिसके साथ हमारे मगध साम्राज्य को मित्रता बनाए रखना चाहिए। भविष्य में हमारा राज्य उन पर निर्भर होगा। हा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंपीरियल रक्षक अप्रत्याशित रूप से सेन कबीले का चौथा स्वामी बन जाएगा। कितना चौंकाने वाला है। इसका नाम कबीर है, लेकिन अगर साम्राज्य रक्षक खुश हों तो कृपया मुझे मेरी उपाधि के बजाय मेरे नाम से बुलाएं। महल के अंदर एक श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति जोर से हंसा और उसने अपने चेहरे पर प्रसन्नता का भाव छिपाने की जहमत नहीं उठाई। ये वृद्ध स्वर्गीय संत मास्टर था जो मगध साम्राज्य की रक्षा के लिए जिम्मेदार था, लेकिन उसने एक बार युद्ध के दौरान पूर्वी गढ़ में रुद्र को देखा था। रुद्र ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। सम्माननीय शाही संरक्षक, मैंने सुना है कि आप कभी पवित्र प्रकाश अकादमी के छात्र थे। प्रधानाध्यापक खफिर खबर सुनकर पहले से ही यहाँ आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। जब तक वह ये नहीं सुन लेता कि इंपीरियल प्रोटेक्टर वास्तव में पवित्र प्रकाश अकादमी का पूर्व छात्र था, मुझे आश्चर्य है कि उसके चेहरे पर क्या भाव होगा। हा। कबीर हंसा। हा, मेरा अनुमान है कि वह इतना स्तब्ध हो जाएगा कि एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। कबीर के बोलने के बाद अचानक पीछे से एक और आवाज आई। पीछे मुड़कर देखने पर दोनों ने स्वयं राजा को तथा उसके ठीक पीछे सुंदर सफेद वस्त्र पहने आध्या को देखा। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी जब उसने सेन वंश के 3 लोगों को उत्सुकता से देखा और फिर अंततः रुद्र के चेहरे पर नजर डाली। मेरे प्यारे दामाद जी, यह मेरी बेटी राजकुमारी आध्या है। ये नाम उसकी मां ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए चुना था। कमरे में प्रवेश करते ही राजा ने अपनी बेटी का परिचय कराया, लेकिन जब उन्होंने आध्या की मां का जिक्र किया तो उनके चेहरे पर उदासी की झलक दिखाई दी। रुद्र अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और शांत आंखों और मुस्कान के साथ आध्या को देखा। मैं महान राजकुमारी को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। राजकुमारी ने सफेद चांदपाव पहना हुआ था और वह राजा के पीछे चुपचाप खड़ी थी। उसके लंबे, सुंदर, काले बाल जो आमतौर पर उसकी कमर तक लटकते थे, नाजुक ढंग से उसके सिर पर बंधे हुए थे। उसकी सुंदरता के साथ, जो किसी भी देश को लूटने में सक्षम थी, उसका रूप किसी भी व्यक्ति की आत्मा को चुरा लेने की क्षमता रखता था। राजकुमारी ने कुछ भी नहीं कहा, न ही प्रणाम किया, बल्कि जिज्ञासा से रुद्र की ओर देखती रही। उसकी आंखें रोशनी में चमक रही थीं, जिससे वह एक बुद्धिमान व्यक्ति लग रही थी। राजा ने हंसते हुए कहा, मेरे प्यारे दामाद, ये पहली बार होगा जब तुम मेरे शाही महल में आए हो। मेरी आराध्या को तुम्हें ये जगह दिखाने की अनुमति दो। रुद्र के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही राजा ने अपने पीछे खड़ी राजकुमारी की ओर देखा। उनकी दृष्टि का अर्थ समझकर राजकुमारी ने धीरे से कहा, भगवान रुद्रसेन, यदि आप चाहें तो कृपया मेरे पीछे आइए। उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि उसे सुनने वाला हर व्यक्ति शांति महसूस करता था। तो मैं राजकुमारी को परेशान करूंगा। रुद्र मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। अभी भी कुछ बातें थीं जिनके बारे में वह राजकुमारी से बात करना चाहता था। उसे राजकुमारी के साथ आराम से बाहर जाते देख राठौर सेन और सुमति के चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। राजकुमारी को बेटी के रूप में पाकर वे दोनों बहुत संतुष्ट थे। मगध साम्राज्य में राजकुमारी के अलावा वे अपने बेटे के लिए उपयुक्त कोई अन्य महिला नहीं ढूंढ पाए थे। राजा के चेहरे पर भी खुशी भरी मुस्कान थी जब वह कबीर के पास बैठा और राठौर सेन और सुमति का सामना किया। मेरा प्यारा परिवार, भतीजा रुद्रसेन और मेरी बेटी आध्या अब जवान नहीं रहे। मुझे लगता है कि शादी के मामलों को तुरंत निपटाना सबसे अच्छा है। राजा ने हंसते हुए आशा व्यक्त की कि वे जल्द से जल्द विवाह को जारी रख सकेंगे। राठौर सेन और सुमति ने एक दूसरे को कुछ क्षण तक देखा, फिर सुमति ने उत्तर दिया, महाराज, हम राजकुमारी के साथ रुद्र के विवाह के लिए पूरी तरह सहमत हैं। हालांकि रुद्र भी इतना बूढ़ा हो गया है कि वह अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाल सकता है। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें हम हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम रुद्र की प्रतीक्षा करें और देखें कि उसकी क्या राय है। ये सुनकर राजा की आंखों में निराशा की झलक दिखी, लेकिन वह सुमति के विचारों से सहमत हो गए। शाही महल में एक अकेले रक्षक को तेजपुर साम्राज्य के दूतों के कक्षों में जाते देखा जा सकता था। अपने हाथों को सहलाते हुए उन्होंने कहा, दूसरे राजकुमार और प्रधानमंत्री के लिए एक रिपोर्ट। मगध राज्य के राजा ने राजकुमारी को बाहर निकाला है। उसे और 20 वर्ष की आयु के आसपास के एक अन्य पुरुष को शाही उद्यान की ओर जाते देखा गया। तुम जा सकते हो। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर गार्ड को वहां से जाने को कहा और फिर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। दूसरे राजकुमार की आंखों में एक ठंडी चमक थी और उसका चेहरा काला पड़ गया। वह युवक अवश्य ही रुद्रसेन होगा। उस राजा ने हमारा टोस्ट अस्वीकार कर दिया है और अब वह अपनी हार के लिए शराब पिएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इतनी दूर से यहां तक आया हूं, सिर्फ इस तरह के बेतुके व्यवहार के लिए। हास्यास्पद।
यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी हल्की सी हंसी निकाली। ऐसा प्रतीत होता है कि मगध साम्राज्य के राजा ने राजकुमारी का विवाह सेन वंश में करने का निश्चय कर लिया है। हम अब उत्तर के लिए राजा से ही संपर्क करने का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री ने क्रोधित भाव से अपनी आस्तीनें लहराईं। प्रधानमंत्री के चले जाने के बाद दूसरे राजकुमार ने कुछ क्षण सोचा और फिर नाक भान सिकुड़ते हुए बोला, रुद्रसेन, इस राजकुमार को दिखा दो कि तुम्हें क्या अधिकार है। मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसे आप छू भी नहीं सकते। इसके साथ ही दूसरा राजकुमार तेजपुर साम्राज्य के कई अन्य लोगों के साथ शाही उद्यान की ओर चल पड़ा। रुद्र राजकुमारी के साथ साथ चलता रहा और वे महल में घूमे। फिर अचानक उनके सामने फूलों का समुद्र आ गया। ये दुनिया सभी प्रकार के ताजे फूलों और सभी प्रकार के रंगों से भरी हुई थी, जो एक सुंदर पैटर्न में व्यवस्थित थे। एक मधुर सुगंध हवा में फैल रही थी, जिससे हर कोई प्रत्येक सांस के साथ आराम महसूस कर रहा था। रास्ते में दोनों ने एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन ये स्पष्ट था कि राजकुमारी को यह क्षेत्र सचमुच बहुत पसंद था। जब वह फूलों के साथ साथ धीमी गति से चल रही थी तो उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभर आई, क्योंकि वह कई खूबसूरत फूलों को देख रही थी। ये पूरे मगध साम्राज्य का सबसे बड़ा पुष्प उद्यान है। मैं इस जगह का आनंद लेता हूँ, और यदि मैं महल के अंदर हूँ तो मैं हमेशा इन खूबसूरत फूलों को देखता रहूंगा। जब मैं छोटा था तब मैंने ये फूल खुद लगाए थे। राजकुमारी मुस्कुराई और उसकी आवाज में सुरीलापन झलक रहा था। जब वह फूलों के बीच खड़ी थी तो उसकी बर्फ सी सफेद चांद पाव और सुंदर रूप के संयोजन से वह एक परी जैसी लग रही थी। रुद्र ने राजकुमारी के सुंदर चेहरे को एक क्षण तक देखा और फिर बोला, राजकुमारी, क्या हम पहले भी मिले हैं? वह बहुत लंबे समय से यह प्रश्न पूछने का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर राजकुमारी की नजरें फूलों से हटकर रुद्र की ओर चली गईं और फिर मुस्कुराने लगीं। मेरा नाम आध्या है, रुद्रसेन, क्या तुम्हें याद है? रुद्र के दिमाग में अचानक एक छवि उभरी। जब उसे एहसास हुआ कि वह कौन थी, तो ये तुम हो। हम कई साल पहले पवित्रा प्रकाश अकादमी में मिले थे, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे राजकुमारी परिचित लगी। राजकुमारी को याद आ गया कि कई साल पहले पवित्र प्रकाश अकादमी की लाइब्रेरी में उसकी रुद्रसेन से पहली मुलाकात हुई थी। ज्ञान के प्रति उनकी प्यास और आकर्षण ने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। और अब कई वर्षों के बाद नन्हा संत अचानक रूपांतरित होकर फीनिक्स महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बन गया। संपूर्ण मगध साम्राज्य जो विनाश के कगार पर था, वास्तव में इस एक व्यक्ति द्वारा बचाया गया था, जिससे राजकुमारी को आश्चर्य हुआ। फिर भी उसी समय वह अविश्वास में रह गई। रुद्रसेन के सुंदर चेहरे को देखकर राजकुमारी एक क्षण के लिए झिझकी और बोली, रुद्रसेन, मैंने अपने पिता से सुना है कि आप एक स्वर्गीय संत गुरु हैं। क्या आप मुझे उड़ने का अनुभव कराना चाहेंगे? रुद्र ने कुछ देर हिचकिचाते हुए अंततः मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। राजकुमारी, तो फिर तैयार हो जाओ। ऐसा कहते हुए रुद्र ने अपने दाहिने हाथ से राजकुमारी की बांह को धीरे से पकड़ लिया। यद्यपि उसके कपड़े उसके हाथ और बांह के बीच अवरोध की तरह काम कर रहे थे, फिर भी रुद्र उसके नीचे उसकी कोमल किंतु लचीली त्वचा को महसूस कर सकता था। उसकी भुजा बहुत ही सूक्ष्म और मुलायम थी। रुद्र का हाथ बहुत बड़ा न होने के बावजूद भी वह इसे पूरी तरह से लपेट सकता था। जैसे ही रुद्र ने उसकी बांह को छुआ, राजकुमारी के चेहरे पर एक उन्मत्त भाव प्रकट हुआ। जब से वह छोटी थी, उसके पिता के अलावा किसी अन्य पुरुष ने उसे नहीं छुआ था। उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना ही वायु तत्व की एक परत ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और उसके शरीर को जमीन से ऊपर उठा दिया। वह धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। रुद्र का चेहरा बहुत शांत था और उसकी आंखें जल के समान शांत थीं। वह धीरे धीरे राजकुमारी को हवा में उठाकर आकाश की ओर ले गया। जल्द ही राजकुमारी ने खुद को शांत कर लिया, क्योंकि उड़ान की ताज़ा भावना ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया था। जैसे ही उसने अपने नीचे धीरे धीरे सिकुड़ते महल को देखा, उसका चेहरा उत्सुकता और खुशी से भर गया। क्या उड़ना ऐसा ही होता है? यह उस पक्षी की तरह है जो हवा में स्वतंत्रतापूर्वक उड़ रहा है। मैं उनके अनुभव से कितना ईर्ष्या करता हूँ। राजकुमारी के चेहरे पर उसकी प्रशंसा छिपी नहीं रह सकी। राजकुमारी में प्रतिभा है। जब तक तुम कड़ी मेहनत करती रहोगी, तुम एक दिन स्वर्ग के संत गुरुओं के दायरे में कदम रखोगी। रुद्र हंसा। राजकुमारी में सचमुच ऐसी प्रतिभा थी। अपनी वर्तमान उम्र में वह पहले से ही संत मास्टर क्षेत्र में थी। दोनों तुरंत ही फूलों के बगीचे के बीच में जमीन पर उतर आए। अब राजकुमारी ने रुद्र को जो नजर दी वह पहले वाली नजर से बिल्कुल अलग थी। राजकुमारी का सुंदर चेहरा देखकर रुद्र एक क्षण के लिए झिझका और बोला, राजकुमारी। रुद्रसेन, मुझे आध्या कहो। मेरे पिता और चाचा कबीर मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। जैसे ही रुद्र ने अपना मुंह खोला, उसे आध्या ने बंद कर दिया। बोलने के कुछ ही देर बाद उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। तो फिर मैं ऐसा ही करूंगा। रुद्र ने बहस नहीं की। राजकुमारी आध्या, अभी भी एक बात है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। राजकुमारी चुप रही। उसकी चमकीली आंखें सीधे रुद्र को घूर रही थीं। रुद्र ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, राजकुमारी आध्या, हम दोनों में से किसी ने भी विवाह पर सहमति नहीं जताई है। हमारे माता पिता भले ही सहमत हो गए हों, लेकिन जिस तरह से इस विवाह का प्रस्ताव रखा गया, मैं वास्तव में उसके खिलाफ हूं। अतीत में मेरे पास इसके बारे में कुछ भी करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मैंने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। लेकिन अब स्थिति अलग है। अब मेरे पास शक्ति है। इतना कहकर रुद्र एक क्षण के लिए बोलना बंद कर दिया। यद्यपि वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, फिर भी बुद्धिमान आद्या समझ सकता था कि रुद्र क्या कहना चाह रहा था।
राजकुमारी एक क्षण के लिए चुप हो गई और उसकी नज़र पास की मेज पर लगे गोप बोर्ड पर टिक गई। थोड़ी देर बाद वह बोली, रुद्रसेन, क्या तुम हमारी सगाई रद्द करना चाहते हो? राजकुमारी आद्या, मेरा मानना है कि आप भी इस विवाह के संचालन के खिलाफ हैं। यदि आप सहमत हों तो मैं तुरंत राजा से विवाह रद्द करने के लिए कहूंगा। मैं जानता हूं कि आपके पिता ने ऐसा क्यों किया, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं मगध साम्राज्य का नागरिक हूं, यह मेरा घर है और मैं निश्चित रूप से अपने घर की रक्षा करूंगा। रुद्र ने शांति से कहा। अतीत में वह इस विवाह के पूरी तरह खिलाफ थे। हालांकि उस समय उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अब स्थिति पहले से भिन्न थी। राजकुमारी एक क्षण के लिए चुप हो गई, लेकिन उसका हृदय शांत नहीं था। रुद्र की सगाई रद्द करने की इच्छा सुनकर उसके हृदय में निराशा की तीव्र पीड़ा हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज खो दी हो। जब वह पवित्र प्रकाश अकादमी में पढ़ती थी तो जब उसने सुना कि उसके पिता ने उसकी किसी और से सगाई तय कर दी है, तो राजकुमारी इस तरह के प्रस्ताव के सख्त खिलाफ थी। वह इसे निरस्त करने के प्रयास हेतु कई बार अपने पिता से मिलने भी गई, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे। लेकिन जब वह बड़ी हो गई तो राजकुमारी को धीरे धीरे स्थिति समझ में आने लगी। फिलहाल मगध साम्राज्य को एक विकासशील राज्य माना जा सकता है, और यद्यपि वह एक लाड़ प्यार से पली राजकुमारी थी, फिर भी ऐसी कई चीजें थीं जिन्हें करने की उसे स्वतंत्रता नहीं थी। उदाहरण के लिए, आजीवन विवाह जैसे महत्वपूर्ण मामले में, जो उसके भविष्य की खुशी से संबंधित था, उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। इस प्रकार वह एक पीड़ित के रूप में पैदा हुई थी, अपने राज्य की भलाई के लिए बलिदान होने के लिए। समय बीतने के साथ साथ उसने इस तरह के भाग्य को धीरे धीरे स्वीकार कर लिया था। शुरू में जब उसने राजा रुद्र और उसके बीच विवाह के प्रस्ताव के बारे में सुना था तो वह इसके खिलाफ थी। लेकिन जब से उसने रुद्र की उपलब्धियों के बारे में सुना था और उसका रूप देखा था, उसके हृदय ने धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लिया था। आखिरकार रुद्र सुंदर और प्रतिभाशाली था। यदि वह 21 वर्ष की आयु में स्वर्ग संत मास्टर बनने में सक्षम था, तो उसके भविष्य की संभावनाएं व्यवहारिक रूप से असीमित थीं। इतना ही नहीं, वह शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही रक्षक भी थे और इतना बड़ा दर्जा होने के बावजूद उनमें अहंकार नहीं था। वास्तव में वह काफी मिलनसार था। इतनी सारी शानदार उपलब्धियों से सम्मानित होने के बाद राजकुमारी की रुद्र की छवि बेहतर होने लगी थी। वह यहाँ तक कह सकती थी कि जिया चेन महिलाओं के दिलों का जन्मजात हत्यारा था। वह एक ऐसा योद्धा था जिसका वे सपना देखती थीं। इस प्रकार रुद्र के उत्कृष्ट गुणों के कारण राजकुमारी पहले भी इस विवाह पर गुप्त रूप से प्रसन्न थी। यदि वह पूरे महाद्वीप का सर्वेक्षण भी कर ले तो भी रुद्र के बराबर का आदमी ढूंढना कठिन होगा। इसके अलावा रुद्र की विशेष शक्ति और विशेष स्थिति भी राजकुमारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति को अपने भावी पति के रूप में पाने के विचार से उसके हृदय में उत्साह की लहर दौड़ गई। लेकिन इस समय रुद्र ने वास्तव में विवाह को भंग करने का सुझाव देने की पहल की। इससे राजकुमारी को बहुत निराशा हुई। यद्यपि बहुत कम समय ही बीता था और राजकुमारी यह नहीं कह सकती थी कि वह रुद्र पर पूरी तरह मोहित हो गई थी, फिर भी कम से कम उसने उसका स्नेह तो जीत लिया था। दोनों के बीच काफी देर तक चुप्पी के बाद राजकुमारी ने अंततः एक प्रश्न के साथ चुप्पी तोड़ी। रुद्रसेन, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं, आप विवाह को रद्द क्यों करना चाहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा दिल पहले से ही किसी और पर अटका हुआ है? रुद्र ने अपना सिर हिलाया। राजकुमारी, आपने सुना होगा कि उस समय मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे कई वर्षों तक अपने सेन कबीले को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इन कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के बावजूद मैंने कई दुश्मन बना लिए हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं और शायद ऐसे शत्रु हैं जिनका सामना मैं आज नहीं कर सकता। इसके अलावा निकट भविष्य में इससे भी अधिक गंभीर मामला सामने आएगा। अंतिम परिणाम मेरी अपेक्षाओं से परे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित करना होगा ताकि मैं किसी भी संभावित आपदा से बच सकूं। इसलिए मैं किसी महिला के साथ व्यक्तिगत विचार विमर्श करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता। रुद्र की बात सुनकर राजकुमारी ने राहत की सांस ली और फिर रुद्र के सुंदर लेकिन दृढ़ चेहरे को देखकर मुस्कुराई। रुद्रसेन, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप इतने कम समय में अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में सक्षम रहे। आप खेती में कितनी मेहनत करते हैं, इसे देखते हुए लगता है कि पिछले कुछ सालों में आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा होगा। उसके ये शब्द सुनकर रुद्र के मन में आह भर गई। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने सचमुच अनेक कष्ट झेले थे और भारी कीमतें चुकाई थीं। न केवल वे कई बार जीवन और मृत्यु के बीच झूलते रहे, बल्कि एक बार तो उनकी सचमुच मृत्यु भी हो गई थी। आज उनकी उपलब्धियां किसी भी तरह से संयोग नहीं थीं। राजकुमारी, मुझे आशा है कि आप समझ सकेंगी। मैं इस समय कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं केवल अपनी ताकत बढ़ाना चाहता हूं ताकि भविष्य का सामना करने में सक्षम हो सकूं। रुद्र ने उत्तर दिया। उन्होंने खुराना परिवार और तिवारी वंश के बारे में सोचा। इन दोनों वंशों में संत शासक थे। ये वे लोग थे जिन्होंने रुद्र को सचमुच डरा दिया था। क्यानगान साम्राज्य में नरकासुर संप्रदाय भी था। कुलपति ने मलिक कुलों के बारे में कुछ कहा था। इससे रुद्र भी कुछ चिंतित था। उन्हें इतना बड़ा गुट नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुलपिता के शब्दों से रुद्र को कई बातें समझ में आ गईं। और इसलिए उसे यह डर सताने लगा कि मलिक कबीले उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं जितना उसने शुरू में सोचा था। फिर बाघ के बच्चे का मामला भी सामने आया। रुद्र ने एल्डर आर्या की बातों को दिल से ले लिया था।
शायद सफेद बाघ शावक ने पहले ही महाद्वीप में हलचल मचा दी थी। माजी कबीला पहले से ही सफेद बाघ शावक का दुश्मन बन चुका था और तब तक उसका पीछा करता रहा जब तक कि दोनों में से कोई एक मर न जाए। चूंकि शावक स्वर्गीय बाघ देवता था, इसलिए माजी कबीले के लोग इस बात पर बहुत अड़े हुए थे कि शावक बूढ़ा होने से पहले ही मर जाए, क्योंकि शावक का पूर्ण विकास माजी कबीले के लिए विनाश का कारण बन सकता था। इस समय रुद्र को सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि माजी कबीले का राजा मनुष्यों के साथ किए गए समझौते का पालन नहीं करेगा और बाघ शावक को व्यक्तिगत रूप से खोजने और मारने के लिए क्रॉस पर्वत छोड़ देगा। ये राजा एक भयानक प्राणी था जो आसानी से एक संत शासक को मार सकता था, इसलिए रुद्र ने पर्याप्त शक्ति के बिना अकेले माजी कबीले के राजा का सामना करने की हिम्मत नहीं की। एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए राजकुमारी बोली, रुद्रसेन, उस वर्ष मेरे पिता ने व्यक्तिगत रूप से यह प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब जब आप इस विवाह को रद्द करना चाहते हैं, तो क्या आपने हमारे शाही महल के सम्मान के बारे में सोचा है? रुद्र को चुप होते देख राजकुमारी एक क्षण के लिए हिचकिचाई, फिर अंततः कोई उपाय सोच बैठी। कुछ देर बाद उसे आखिरकार बोलने के लिए सही शब्द मिल गए। क्या होगा अगर तुम और मैं मेरे पिता के पास जाएं और कहें कि शादी को बाद की तारीख के लिए टाल दिया जाए? अगर हम ऐसा करेंगे तो राजकुमारी आध्या। रुद्र थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। यदि वे ऐसा करेंगे तो राजकुमारी की जवानी बर्बाद हो जाएगी। अभी तक वह केवल अपनी शक्ति बढ़ाने की ही कामना कर रहा था। उसने विवाह जैसी जीवन परिवर्तनकारी घटना के बारे में कभी नहीं सोचा था। राजकुमारी ने राहत की सांस ली। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद भी उसका दिल थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। यदि यह कई वर्ष पहले की बात होती तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र के विवाह रद्द करने के सुझाव पर सहमत हो जाती। पर अब, अरे राजकुमारी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा, क्या संयोग है? अचानक एक प्रसन्न स्वर सुनाई दिया। दूर से एक मुस्कुराता हुआ युवक उनके पास आया। उसकी उम्र रुद्र से ज्यादा नहीं थी और वह खुद भी काफी सुंदर था। हालांकि उनमें एक विद्वान जैसा रूप था जो उन्हें कमजोर दिखाता था, जो कि रुद्र के दृढ़ निश्चयी रूप से बिल्कुल विपरीत था। इस युवक के ठीक पीछे लगभग 50 वर्ष की आयु के दो गार्ड खड़े थे, जिनके चेहरे स्थिर और आंखें भयंकर थीं। वह तेजपुर साम्राज्य का दूसरा राजकुमार है, राजकुमारी ने फुसफुसाकर रुद्र से कहा। रुद्र ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसकी नज़र तेजपुर साम्राज्य के दूसरे राजकुमार पर पड़ी। फिर अचानक उसकी रुचि खत्म हो गई और उसने चारों ओर सुंदर और रंग बिरंगे फूलों की सराहना भरी नजरों से देखा। दूसरे राजकुमार ने एक शानदार पोशाक पहन रखी थी और उसके हाथ में एक पंखा था। वह सुंदर कदमों से उनके पास पहुंचा। दोनों में से किसी के भी अभिवादन की प्रतीक्षा किए बिना वह रुद्र की ओर एक नजर भी डाले बिना पत्थर की मेज के पास स्टूल पर बैठ गया। राजकुमारी से बात करते समय उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक साधारण सैर के दौरान राजकुमारी से मिल सकूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि राजकुमारी और मैं, आपके महान राजकुमार, भाग्य द्वारा एक साथ लाए गए थे। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी और दूसरे राजकुमार के बीच कई बार अभिवादन हुआ। उसके बाद दूसरे राजकुमार ने अंततः रुद्र पर ध्यान दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सेन वंश के चौथे गुरु रुद्रसेन होंगे। दूसरे राजकुमार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके हाव भाव में अहंकार झलक रहा था और उसके शब्दों से उसका अहंकार छिप नहीं रहा था। उसने रुद्र की ओर भी तिरस्कार भरी नजर से देखा। ये सही है, मैं ही वह हूं, रुद्र ने भावशून्यता से कहा। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और राजकुमारी की ओर देखने लगा। राजकुमारी, मैं रुद्रसेन से अकेले में बात करना चाहता हूं। एक पल के लिए राजकुमारी हिचकिचाई और अंततः अपनी सीट से खड़ी हो गई। तो मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। फिर वह मंडप से बाहर निकली और फूलों के समुद्र को अकेले ही पार कर गई। राजकुमारी के चले जाने के बाद दूसरे राजकुमार के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह रुद्र की ओर एक धमकी भरी निगाह ने ले ली। रुद्रसेन, ये राजकुमार राजकुमारी के साथ तुम्हारी सगाई के बारे में जानता है, लेकिन राजकुमारी ऐसी है जिस पर मेरी नज़र पहले से ही है। राजकुमारी का हर एक प्रेमी मुझसे आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए इस राजकुमार को उम्मीद है कि आप राजा के पास जाएंगे और शादी को रद्द कर देंगे। रुद्र ने दूसरे राजकुमार की ओर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा, मेरे मामलों में हस्तक्षेप करने की तुम्हारी बारी नहीं है। इसके अलावा आपको हस्तक्षेप करने का भी अधिकार नहीं है। महाराज, यदि आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो कृपया क्षमा करें। दूसरे राजकुमार के चेहरे का रंग बदल गया और उसकी आंखों में एक ठंडी और उदासीन नजर आने लगी। रुद्रसेन, क्या तुम जो शब्द कह रहे हो उसे समझ रहे हो? क्या तुम सचमुच मुझे अपना शत्रु बनाना चाहते हो? क्या ये संभव है कि आप चाहते हैं कि आपका सेन वंश नष्ट हो जाए? ऐसा प्रतीत होता है कि आप तेजपुर साम्राज्य की ताकत के बारे में नहीं जानते हैं। रुद्र के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। दूसरे राजकुमार के इतने असभ्य होने के कारण रुद्र ने राजकुमार को कोई सम्मान देने की जहमत नहीं उठाई। वह घृणा से बोला, महाराज, क्या आप में मेरे शत्रु कहलाने की भी योग्यता है? सेन परिवार ऐसा नहीं है जिसे आप नाराज कर सकें। जहां तक तेजपुर साम्राज्य का प्रश्न है, क्या तुम मानते हो कि मेरे एक ही आदेश से मैं रातों रात तुम्हारे पूरे तेजपुर साम्राज्य को गायब कर सकता हूं? घृणित। दूसरा राजकुमार क्रोध में दहाड़ा और उसके हाथ से पत्थर की मेज 2 टुकड़ों में टूट गई। उसकी निगाहें रुद्र पर जानलेवा इरादे से भयंकर रूप से चमक उठीं और फिर वह चिल्लाया, रुद्रसेन, तुम आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर नहीं जानते। चूंकि तुम विनाश के मार्ग पर चलने के लिए इतने इच्छुक हो, इसलिए इस राजकुमार को तुम्हें पूरी तरह से देखने दो।
ये जानते हुए कि तुमने अब मेरे तेजपुर साम्राज्य का अपमान किया है, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आओ, उसे पकड़ो, हम उसे वापस तेजपुर राज्य में लाएंगे और देखेंगे कि मेरे पिता उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरे राजकुमार के पीछे खड़े दो अंगरक्षक काले चेहरे के साथ आगे बढ़े। उनकी निगाहों में ठंडी चमक शक्तिशाली हत्या की मंशा रखती थी। रुद्र के अभी अभी कहे गए शब्दों से दोनों लोगों के मन में हत्या के विचार उत्पन्न हो गए थे। उन दोनों ने रुद्र के कंधों की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी कोई परवाह नहीं की। रुद्र के मुंह के कोने तिरस्कार से भर गए। उसकी उंगली चमक उठी, जिससे नीला और बैंगनी तलवार क्यूई निकला और सीधे दो लोगों की फैली हुई हथेलियों की ओर बढ़ गया। दोनों सैनिकों को यह अनुमान नहीं था कि रुद्र वास्तव में जवाबी हमला करेगा, और नीली और बैंगनी तलवार क्यूई भी बहुत तेज थी। उनके पास बचने का बिल्कुल भी समय नहीं था, इसलिए उनकी हथेलियों में तुरंत तलवार क्यूई से वार किया गया, जिससे वह क्षेत्र खून से रंग गया। दोनों व्यक्ति अचानक सदमे में आ गए, क्योंकि उनकी हथेलियों में अचानक दर्द होने के कारण वे अनायास ही चिल्ला उठे। वे विश्वास ही नहीं कर सके कि क्या हुआ था, क्योंकि वे आश्चर्य से अपने हाथों की ओर देख रहे थे। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि चौथा स्वामी इतना सक्षम होगा। हालांकि वे चौंक गए थे, फिर भी वे उससे डरे नहीं थे। पहली हार के बाद भी उनमें अभी पीछे हटने की कोई इच्छा नहीं थी। उन दोनों से बड़ी मात्रा में संत बल निकला, जिससे उनके संत हथियार बने। उन्हें पकड़कर उन्होंने रुद्र पर वार किया। जैसे ही दोनों रक्षकों ने अपने संत हथियार तैयार किए, दूसरा राजकुमार डरकर तुरंत पीछे हट गया। वह उनकी शक्तियों को स्पष्ट रूप से समझता था और उसने नहीं सोचा था कि सेन कबीले का चौथा स्वामी उन्हें अपने संत हथियार बाहर लाने के लिए मजबूर कर सकेगा। इस घटना ने उसे केवल डराने का काम किया। अभी भी पत्थर की कुर्सी पर बैठे हुए रुद्र की आंखों में घृणा झलक रही थी जब वह उन दो रक्षकों को देख रहा था जो उस पर प्रहार कर रहे थे। उसने धीरे से हाथ हिलाया, जिससे तलवार क्यूई उसकी उंगलियों से निकलकर दोनों संत हथियारों से जा टकराए। जब नीला और बैंगनी तलवार क्यूई ने संपर्क किया, तो दोनों रक्षक झटके से हिल गए, क्योंकि एक जबरदस्त ऊर्जा उनके संत हथियारों के माध्यम से कंपन कर गई और उनके पूरे दाहिने हाथ को सुन्न कर दिया। जब उन्होंने अपने संत शस्त्र को पकड़ने की कोशिश की तो उनकी भुजाएं भारी लगने लगीं और उनके पैर मंडप से दूर खींच लिए गए। दूसरे राजकुमार ने आश्चर्य से दोनों रक्षकों की ओर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हो रहा था। हालांकि उसे रुद्र से प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, लेकिन उसने इस तरह का परिणाम देखने की उम्मीद नहीं की थी। उनके दोनों रक्षक पृथ्वी संत मास्टर थे, इसलिए तीनों में से किसी को भी किसी प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी। युद्ध की आवाजें राजकुमारी ने सुनी थी, जो कुछ दूरी से फूलों की सराहना कर रही थी। वह तेजी से आगे बढ़ी और टूटी हुई पत्थर की मेज पर नजर घुमाते हुए पूछा, क्या हुआ कि अचानक झगड़ा शुरू हो गया। अपनी कुर्सी से उठकर रुद्र दोनों हाथों को बगल में रखकर मंडप की ओर चला गया। दूसरे राजकुमार की ओर देखते हुए रुद्र ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, आपको ये समझना चाहिए कि बेलगाम जबान मुसीबत को आमंत्रित करती है। मुझे आशा है कि आप जो कहेंगे उस पर ध्यान देंगे। ये दुनिया तेजपुर साम्राज्य की दुनिया नहीं है। रुद्र की बात सुनकर दूसरे राजकुमार का चेहरा बहुत काला पड़ गया। बकवास मुसीबत को आमंत्रित करती है, ये चतुर शब्द हैं। रुद्रसेन, ये राजकुमार उन शब्दों को याद रखेगा। भविष्य बहुत लंबा है, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। ये बातें कहने के बाद दूसरा राजकुमार और उसके दो रक्षक दुखी होकर वहां से चले गए। दूसरे राजकुमार को पीछे हटते देख रुद्र के चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आ गई। तेजपुर राज्य ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वह परवाह कर सके। राजकुमारी के चेहरे पर एक उलझन थी जब उसने रुद्र की ओर देखा और उसके पास गई। रुद्रसेन, वह तेजपुर साम्राज्य के राजकुमार हैं और यह मगध साम्राज्य का शाही महल है। क्या इससे परेशानी नहीं आएगी? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि उचित व्यवहार क्या होगा। अगर सचमुच कोई मुसीबत आती है तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा, रुद्र ने सपाट स्वर में कहा। मेरा यह इरादा नहीं था। राजकुमारी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी रुद्र ने उसे टोक दिया। राजकुमारी आध्या, हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। तेजपुर साम्राज्य का दूसरा राजकुमार निस्संदेह शाही महल में सबसे अधिक निगरानी वाले लोगों में से एक था। रुद्र और राजकुमारी के चले जाने के कुछ समय बाद ही प्रभावशाली लोगों के कानों तक ये खबर पहुंची कि दूसरे राजकुमार को पुष्प वाटिका में हानि हुई है। यहां तक कि राजा के साथ बातचीत कर रहे राठौर सेन और सुमति ने भी शाही महल के अन्य अधिकारियों और राजकुमारों के साथ यह समाचार सुन लिया था। एक भव्य और आलीशान ढंग से सुसज्जित महल के कमरे में 20-20 वर्ष की उम्र के 3 युवक एक दूसरे के पास बैठे थे और खुशी खुशी खाना खा रहे थे। मेज पर तरह तरह के विदेशी व्यंजन देखे जा सकते थे। अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ कमरे में आया और दो युवकों के कानों में कुछ बातें बोलीं। तुरंत ही दोनों युवकों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। गार्ड को हटाने के लिए हाथ हिलाते हुए वे और भी गंभीर हो गए। राजकुमारों, क्या हुआ? दूसरे युवक ने असमंजस में पूछा। रक्षकों ने हमें खबर भेजी है कि सेन वंश के चौथे स्वामी ने तेजपुर साम्राज्य के दूसरे राजकुमार को नाराज कर दिया है। यह अच्छी बात नहीं है। तेजपुर राज्य ऐसा राज्य नहीं है जिसका हम अपमान कर सकें। राजकुमारों में से एक बोला। क्या? रुद्रसेन, तीसरा युवक प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराने से पहले आश्चर्यचकित होकर बोला। क्या ये हो सकता है कि चौथे गुरु रुद्रसेन वापस आ गए हैं? ये सही है। रुद्रसेन अभी अभी लौटे हैं, हमें इसकी सूचना अभी अभी मिली है। भाई राजीव के चेहरे पर भाव देखकर, क्या ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें जानते हों?
दूसरा राजकुमार बोला। राजीव ने सिर हिलाकर कहा, मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी लौट आएगा, और वह भी शाही महल में। साथ ही राजकुमारों, अब मैं विदा लेता हूँ। ऐसा कहकर राजीव आश्चर्य और अविश्वास से भरी नजरों से मेज के पास बैठे दोनों राजकुमारों को छोड़कर तुरंत चला गया। रुद्रसेन भाई राजीव को जानते हैं? राजकुमार ने आश्चर्य से कहा। तेजपुर साम्राज्य का दूसरा राजकुमार अपने अंगरक्षकों के साथ अपने विश्राम कक्ष में वापस जाते समय बहुत क्रोधित दिख रहा था। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसने पास की मेज पर अपना हाथ पटक दिया, जिससे वह महंगी लकड़ी की मेज 2 टुकड़ों में टूट गई। रुद्रसेन, मैं तुम्हें इसका पछतावा करा दूंगा। आज तुमने मुझे जो अपमानित किया है, मैं इस उपकार को 1000 गुना करके तुम्हें लौटाऊंगा। दूसरे राजकुमार की आंखों में भयंकर चमक थी। तेजपुर साम्राज्य के राजकुमार के रूप में, चाहे वह कहीं भी गया हो, उसे पहले कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा था। उस समय तक प्रधानमंत्री अप्रसन्न चेहरे के साथ वापस आ चुके थे। जब उसने दूसरे राजकुमार के चेहरे पर क्रोध देखा, तो वह जिज्ञासावश पूछ बैठा, दूसरे राजकुमार, ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने क्रोधित हो गए? सेन कबीले के लोग बहुत बैलगाम हैं। ये शब्द कहने के बाद दूसरे राजकुमार ने फूलों के बगीचे में घटी घटना की कहानी सुनाई। ये सुनने के बाद प्रधानमंत्री का चेहरा भी गंभीर हो गया था, जब उन्होंने कहा, 20 साल की उम्र में 2 पृथ्वी संत मास्टर्स को पीछे धकेलने में सक्षम होना, इस तरह की प्रतिभा भयावह है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मगध साम्राज्य के राजा ने विशेष रूप से सेन वंश को चुना। ये रुद्रसेन की वजह से था। दूसरे राजकुमार ने प्रधानमंत्री की ओर देखा। प्रधानमंत्री, क्या ऐसा हो सकता है कि राजा के साथ आपकी चर्चा भी विफल हो गई हो? प्रधानमंत्री ने सिर हिलाकर कहा, यह सही है। राजा राजकुमारी का विवाह रुद्रसेन से करने पर अड़े हुए हैं। अगर मैं पूरा तेजपुर साम्राज्य भी यहाँ ले आऊं तो भी वह 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। हालांकि राजा को जो करना है वह करने का अधिकार है। यदि मैं उनकी जगह होता तो मैं भी वैसा ही व्यवहार करता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्रसेन में इतनी ताकत होगी। यदि इस तरह की प्रतिभा को विकसित होने का समय दिया जाए तो उसके भविष्य में कोई बाधा नहीं आएगी। ये संभव है कि वह मगध साम्राज्य को स्वर्ण युग में ले जाए। दूसरे राजकुमार की आंखों में क्रूर हत्या की भावना चमक उठी और फिर वह बोला, वह तेजपुर साम्राज्य के लिए खतरा है। यदि मगध साम्राज्य मजबूत हो गया तो वे हमारे राज्य को खतरे में डाल देंगे। रुद्रसेन को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। प्रत्येक शब्द के साथ उसकी आवाज क्रमशः ठंडी होती जा रही थी। प्रधानमंत्री ने सिर हिलाकर कहा, यह सही है, मेरी भी यही भावना है। रुद्रसेन के ऐसे अपमानजनक शब्द बोलने से हमें कार्रवाई करने का बहाना मिल गया है। फिर मैं रुद्रसेन को गिराने के लिए कुछ विशेषज्ञों को लाऊंगा। एक क्षण भी प्रतीक्षा न कर पाने के कारण दूसरा राजकुमार आगे बढ़ने लगा। एक पल इंतजार करें, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। महाराज, इस सेवक के पास इसे हल करने के 2 तरीके हैं। फिर वह दूसरे राजकुमार के कान में फुसफुसाने लगा। रुद्र और राजकुमारी शाही महल में लौट आए, जहां राजा और उसके माता पिता अभी भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आह, मेरे दामाद जी, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। चूंकि अब तुम और आध्या जवान नहीं रहे, इसलिए मेरा मानना है कि तुम दोनों का जल्दी से विवाह कर देना सही समय है। राजा ऐसे हंसा जैसे उसे अपनी बेटी का विवाह जल्दी से जल्दी करने की जल्दी हो। राठौर सेन और सुमति दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी और स्पष्ट संकेत था कि वे राजा के साथ खड़े हैं। ये सुनकर रुद्र एक क्षण के लिए झिझका। महाराज, अभी भी कुछ मामले हैं जिनका मुझे निकट भविष्य में ध्यान रखना है। मेरे पास इस समय किसी रिश्ते पर विचार करने का समय नहीं है, इसलिए हमें फिलहाल इस शादी को स्थगित कर देना चाहिए। राजा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और अजीब भाव से राठौर सेन की ओर देखा। पिताजी, आपकी बेटी भी शादी को बाद की तारीख तक टालना चाहती है। राजकुमारी अचानक ऐसे चेहरे पर बोली जिससे कोई भावना प्रकट नहीं हो रही थी। ये सुनकर कि रुद्र और राजकुमारी दोनों ही विवाह को स्थगित करना चाहते हैं, राजा के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। एक आह भरते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, चूंकि तुम दोनों इसे स्थगित करना चाहते हो, तो हम इसे स्थगित कर देते हैं। राजा के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। अब चूंकि सेन वंश के चौथे स्वामी की स्थिति पहले से काफी भिन्न हो गई थी, इसलिए राजा केवल उसके साथ जा सकता था और उसके विरुद्ध जाने से डरता था। रुद्र, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सुमति के चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव था। माँ, आपके बेटे को अभी भी बहुत कुछ करना है। इस समय शादी के लिए समय नहीं है। रुद्र के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। दूसरों के लिए वह एक स्वर्गीय संत गुरु की शक्ति के साथ शांतिपूर्ण साम्राज्य का शाही रक्षक था, लेकिन उसकी ताकत की सीमा केवल वह स्वयं ही जानता है। शादी अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने से राठौर सेन, सुमति और राजा सभी निराश हो गए। माता पिता के रूप में वे स्वाभाविक रूप से अपने बच्चे को परिवार शुरू करते देखना चाहते थे, खासकर ऐसे व्यक्ति के साथ जो उनसे श्रेष्ठतर हो। इसके तुरंत बाद सभी लोग चले गए और रुद्र तथा उसके माता पिता उनके लिए आवंटित कमरे की ओर चले गए। ये महल के सबसे महंगे कमरों में से एक था, जो विशेष रूप से ऐसे मेहमानों के स्वागत के लिए बनाया गया था। उसी समय एक गार्ड संदेश लेकर दौड़ता हुआ आया। चौथे मास्टर रुद्रसेन के लिए एक रिपोर्ट। वहां राजीव नाम का एक आदमी दर्शकों की तलाश में है। उसी समय एक गार्ड संदेश लेकर दौड़ता हुआ आया। चौथे मास्टर रुद्रसेन के लिए एक रिपोर्ट। वहां राजीव नाम का एक आदमी दर्शकों की तलाश में है।
राजीव का नाम सुनकर रुद्र एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान छा गई और वह तुरंत कमरे से बाहर चला गया। रुद्र को महल से बाहर जाते देख बाहर खड़ा श्वेत वस्त्रधारी युवक मुस्कुराया। ये वही राजीव था जिसे रुद्र ने आधे साल से नहीं देखा था। राजीव के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी और वह रुद्र की ओर बढ़ा और उसके कंधों पर थपथपाया। अरे रुद्र, तुम सचमुच लौट आए। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम बाद में वापस आओगे। रुद्र ने राजीव की ओर देखा। 6 महीने पहले के राजीव और अब के राजीव में काफी अंतर था। उसका आभामंडल थोड़ा शांत हो गया था और वह पहले जैसा अधीर नहीं लग रहा था। चलो अंदर बात करते हैं। रुद्र हंसते हुए राजीव को महल में ले आया। ये राजा द्वारा रुद्र को आवंटित विशेष महल था, इसलिए बाहर लगभग 50 काले कवच सैनिक मौजूद थे। दोनों 2 कुर्सियों पर बैठ गए। काम से छुट्टी मिलने के बाद एक नौकरानी दोनों के लिए कुछ नाश्ता और 2 कप चाय लेकर आई। मैं तो बस तुम्हें खोजने जाने की योजना बना रहा था, लेकिन किसने सोचा था कि तुम महल में छिपे हुए हो। रुद्र बहुत प्रसन्न हुआ। राजीव और वह अच्छे भाई की तरह थे। अब जब वे दोनों एक बार फिर मिले थे तो स्वाभाविक रूप से वे खुश थे। जब युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था, मैंने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। उनकी दयालुता को अस्वीकार करना कठिन है, इसलिए मैं यहाँ की जीवन शैली को समझने के लिए कई दिनों तक महल में रहा। ये पहली बार है जब मैं इस तरह से रह रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी देर और यहाँ रहने का फैसला किया। राजीव हंसा। तो क्या आप ऐसी जीवन शैली से तंग आ चुके हैं? रुद्र हंसा। राजीव ने नाश्ते का एक निवाला लिया और चबाने लगा, फिर स्पष्ट स्वर में बोला, मैंने पहले थोड़ी देर और रुकने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब आप वापस आ गए हैं तो आप जहां भी जाएंगे मैं, राजीव, स्वाभाविक रूप से आपके पीछे चलूंगा। अचानक राजीव ने रुद्र की ओर देखा। आह रुद्र, क्या मैं तुम्हें रुद्रसेन या रुद्र कहूं? बस मुझे रुद्र कहो, मुझे ये नाम पसंद है। रुद्रसेन नाम से केवल मेरा कबीला ही मुझे पुकारता है। इसके अलावा मैं रुद्र हूं। रुद्र बिना किसी हिचकिचाहट के बोला। राजीव ने गंभीर होते हुए सिर हिलाया। आपने मुझे जो काम दिया था वह पूरा हो चुका है। स्वर्ग का चुराया हुआ धन पहले ही आपके पिता को दे दिया गया है। मैं आपकी परिस्थितियों के बारे में भी जानता हूं। जब समय आए तो मयूर संप्रदाय से निपटने में मेरी सहायता करना मत भूलना। रुद्र हंसा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही मयूर संप्रदाय से निपट चुका हूं। राजीव एक क्षण के लिए चौंक गया, फिर उसने असमंजस में पूछा, निपट लिया? ऐसा कैसे? मुझे यह मत कहो कि तुमने मयूर संप्रदाय को इतनी आसानी से माफ कर दिया है। रुद्र और राजीव रात भर बातें करते रहे। जब बात राजीव की आई तो रुद्र ने कुछ भी नहीं छिपाया। रुद्र ने उसे बाघ शावक के मामले को छोड़कर उन दोनों के अलग होने के बाद जो कुछ हुआ था वह सब बता दिया। ऐसा इसलिए नहीं था कि उन्हें राजीव पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि इसके बारे में जितने कम लोगों को पता चले उतना ही अच्छा था। इसके अलावा यदि उन्होंने राजीव को बताया तो इस बात की भी संभावना थी कि राजीव पर अधिक दबाव पड़ेगा। रुद्र की बात सुनकर राजीव ने धीरे से सांस छोड़ी। जब रुद्र ने 8 स्वर्गीय संत गुरुओं के साथ युद्ध की बात कही तो राजीव लगभग डर के मारे उछल पड़े। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कई चीजें हो सकती हैं। तिवारी कुल और खुराना परिवार को इससे बचने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जब तक हम पर्याप्त ताकत हासिल नहीं कर लेते तब तक इंतजार करें। हम निश्चित रूप से उन दोनों को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। लेकिन रुद्र, इस आपदा से तुम्हें कुछ लाभ भी हुआ है। यद्यपि आपके सामने ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई, फिर भी आपकी ताकत तेजी से बढ़ी है। अब आप स्वर्ग के संत गुरु होने के साथ साथ शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही रक्षक भी हैं। मैं इस पर यकीन ही नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप केवल 21 साल के हैं। जब रात काफी हो गई थी तभी राजीव रुद्र के घर से निकला। मगध साम्राज्य के एक सम्मानित अतिथि के रूप में उनके पास अपना कमरा था। राजीव के जाने के बाद रुद्र अपने कमरे में चला गया और ध्यान करने के लिए बिस्तर पर बैठ गया। इस समय बाघ का बच्चा, जो पहले बिस्तर पर सो रहा था, स्वर्गीय संसाधनों को अवशोषित करने से अंततः जाग गया। तरोताजा होकर बाघ शावक अपने चारों पैरों पर खड़ा हो गया और रुद्र की ओर अपनी चमकीली आंखें झपकाईं। फिर उसका शरीर रुद्र के कंधे पर कूद गया और अपने झबरा सिर से रुद्र के चेहरे को रगड़ने लगा तथा संतुष्टि से गुर्राहट की आवाज निकाली। शावक अपने शरीर के आकार को नियंत्रित करने में सक्षम था, इसलिए इस समय उसका शरीर लगभग 1/3 मीटर के आकार का था। यह एक छोटी बिल्ली के आकार के बराबर था, जिससे ये काफी प्यारा लग रहा था। रुद्र ने शावक को अपने हाथों में लेते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ताकत को देखा। पिछले कुछ दिनों में ही बाघ शावक श्रेणी 3 के जादुई जानवर की ताकत तक पहुंच गया था। विकास की ये दर बिल्कुल भयावह थी और यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती और उसके पास पर्याप्त स्वर्गीय संसाधन होते तो शावक को श्रेणी 5 का जादुई जानवर बनने में 1 वर्ष भी नहीं लगता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्वर्गीय बाघ देवता केवल प्राचीन अतीत में ही देखा गया था। विकास की ये दर बहुत तेज है। रुद्र ने प्रशंसा से आह भरी। अपने अंतरिक्ष वलय से हजारों वर्ष पुरानी दिव्य संपदा की अनेक जड़ें निकालते हुए रुद्र बोले, कड़ी मेहनत करते रहो और अपनी शक्ति में वृद्धि करते रहो। इस तरह आप अपना बचाव करने में सक्षम होंगे। छोटे शावक के प्रति स्वर्गीय संसाधनों का एक निर्विवाद आकर्षण था। रुद्र के हाथों में 1000 वर्ष के दिव्य संसाधनों को देखकर बाघ शावक की आंखें चमकने लगी तथा फिर उसने उन्हें झट से निगल लिया।
एक बार जब उसने अपना पेट भर लिया तो उसकी आंखों में संतुष्टि की चमक थी। वह संसाधनों को अवशोषित करने के लिए रुद्र के बिस्तर पर लेट गया और सो गया। सोते हुए बाघ शावक को देखकर रुद्र के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, स्वर्गीय संसाधनों की मात्रा बढ़ती जाएगी और उन्हें अवशोषित करने के लिए आवश्यक समय की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। मैं नहीं जानता कि मेरे पास जो स्वर्गीय संसाधन हैं, वे कितने समय तक चलेंगे। मुझे जल्द ही इसका समाधान सोचना होगा। इसके बाद रुद्र ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और 2 श्रेणी 5 मॉन्स्टर कोर बाहर ले आया। किसी भी शासक आयुध के बिना रुद्र केवल राक्षस कोर के भीतर ऊर्जा पर निर्भर रह सकता था ताकि वह अराजक बल में परिवर्तित हो सके। रुद्र जानता था कि अराजक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है तथा वर्तमान समय में इसकी कोई उपयोगिता न होने के बावजूद भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब वह इसके लिए आधार तैयार करने के बाद इसका प्रयोग कर सकेगा। यह आधारशिला उसका शरीर था। यदि वह अपने शरीर को मजबूत कर सके तो वह उसमें प्रवाहित होने वाली अराजक शक्तियों का सामना करने में सक्षम हो सकेगा। तो अभी उसे अपने शरीर को मजबूत करने के लिए पर्याप्त अराजक बल की आवश्यकता थी। जब वह अराजक बल का उपयोग कर सका तो रुद्र को विश्वास हो गया कि उसकी शक्ति गुणवत्ता में एक और बड़ी छलांग लगाएगी। आधी रात के बाद जब पूरे महल में भयपूर्ण शांति छा गई थी, ब्लैक आर्मर सैनिकों का एक दस्ता गश्त करता रहा। वे शांति की रक्षा के प्रयास में शाही महल के चारों ओर घूमते हुए हर दिशा में आगे बढ़े। अचानक रात्रि में छिपी एक आकृति बिना किसी ध्वनि के रुद्र के महल की ओर चमकती हुई आई। रात के अंधेरे ने उसके शरीर को पहचान से बचा लिया, मानो वह अंधेरे के साथ एक हो गया हो। यदि कोई उसके करीब भी पहुंच जाए तो उसे यह पता लगाना मुश्किल होगा कि वह वहां है। इस रहस्यमयी आकृति ने महल की रक्षा कर रहे सबसे बाहरी ब्लैक आर्मर सैनिकों को आसानी से चकमा दिया और अंदर घुस गई। बाहर की तरह भीतरी महल भी बिना किसी प्रकाश व्यवस्था के अंधकार में था। आसपास के अंधेरे का उस आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे वह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सका। अपने चारों ओर देखते हुए वह आकृति चुपचाप रुद्र के कमरे में दाखिल हुई, जहां उसने देखा कि रुद्र अपने बिस्तर पर ध्यान लगाए बैठा है। रुद्र के करीब पहुंचते हुए जब वह 10 मीटर के भीतर आ गया तो उस आकृति ने एक जेड बोतल निकाली और धीरे से उसका ढक्कन खोला, जिससे एक हल्की गैस रुद्र की ओर तैरने लगी। गैस के कमरे में पूरी तरह से समा जाने का इंतजार करते हुए उसने बोतल को हटा दिया और उसकी जगह एक काला खंजर रख दिया। एक काली रोशनी की धारा के साथ उसके हाथ में मौजूद खंजर तुरंत रुद्र के गले की ओर चला गया। अचानक कमरे में नीली और बैंगनी रोशनी चमक उठी, जिसके बाद धातु के टकराने की तीखी आवाज सुनाई देने लगी। काले रंग के उस व्यक्ति की आगे बढ़ने की गति अचानक रुक गई, इससे पहले कि उसके पैर कई कदम पीछे हट गए। उसके हर कदम के साथ पैरों की स्पष्ट एवं विशिष्ट आवाजें सुनाई देती थीं। ये सोचना कितना असामान्य है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जिसके पास अंधकार से जुड़ी संत शक्ति है। अंधेरे कमरे में एक कोमल आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कि अंधकार ने उसकी दृष्टि को प्रभावित ही न किया हो। रुद्र ने ध्यान की अवस्था से अपनी आंखें खोलीं और अंधकार में छिपी आकृति को सीधे देखा। आप प्रभावित नहीं हैं, ये कैसे हो सकता? छिपे हुए हमलावर ने सदमे में चिल्लाकर कहा। रुद्र हंसा, तुम्हारा जहर बहुत कमजोर था और इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। वह व्यक्ति जानता था कि उसकी हत्या का प्रयास विफल हो गया है और उसे खोज भी लिया गया है। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वह नहीं जीत सका। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आकृति बिना किसी आवाज के अंधेरे प्रकाश की एक किरण के साथ बाहर की ओर चली गई।